अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आप लोगों की इतनी मेरे पास मैसेजेस आए कि पुष्पेंद्रा जी को आप क्यों नहीं लेके आ रहे, पुष्पेंद्रा जी को क्यों नहीं लेके आ रहे। तो आज हमारे दरमियान पुष्पेंद्रा जी काफी दिनों बाद हैं। नमस्कार पुष्पेंद्रा जी, और आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। अरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बहाने हम लोगों की आमने सामने बातचीत हो जाती है, नहीं तो नहीं हो पाती। हम लोग तमाम ट्वीट से या व्हाट्सएप के माध्यम से ही बात करते हैं। अच्छा लगा आपके चेहरे पे मुझे जो है, जो बड़ी रौनक है इस वक्त। और हम दिल्ली वालों के लिए हम लोगों के मुंह पर बिना कुछ बुरा करे हुए कालिक पुती हुई है, इतना यहाँ पॉल्यूशन है। और ऐसे में आपने, मतलब मैं बहुत समय से बोल भी नहीं रहा था इस तरीके से, लेकिन आपने मुझे बुला के वो जो मोनोटोनी थी वो टूट गई। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप याद करते हैं, दिल से याद करते हैं। और आपके लिए कभी भी किसी वक्त की कोई ना तो लिमिटेशन है, और कभी भी आप बुला सकते हैं। मैं हमेशा हाजिर रहूंगा, क्योंकि आपसे बात करने में जो है ना, वो एक एक तरीके का जो होता है ना, कि किसी मुसलमान नाम से बात करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। आपके साथ वो इस किस्म के कोई जो है बैक ऑफ माइंड में नहीं रहता है, और इसलिए आप किसी भी मौजू पे बात करें, हम उस पर कोई मामला नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात शुरू करें, और मैं उसके लिए तैयार हूं। पुष्पेंद्र जी, आपको हम सब दिल से सुनते हैं, इसलिए कि आपकी बातों में हमें सीखने को बहुत मिलता है। और आपकी बात दिल को लगती है, क्योंकि आप फैक्ट्स को लेकर चलते हैं, आप हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी को सामने रख के बात करते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि भारत इस वक्त सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि तालिबान के टेक ओवर के बाद, अफगानिस्तान के टेक ओवर के बाद हमने देखा कि इस रीजन में, जैसे बांग्लादेश में हमने देखा कि एक दुर्गा पूजा पे हिंदुओं के ऊपर अटैक हुए, और जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है वो इंस्पायर हो रहा था तालिबान से। तो आप समझते हैं कि भारत में कोई इस चीज का खतरा है, और क्या सही चीजें जा रही हैं? देखिए, तालिबान को लेकर के हिंदुस्तान में एक परसेप्शन तो यह है कि जो वेस्टर्न मीडिया बोलता है, जनरली उसकी बहुत सारी बात होती है। मेरा अपना मानना यह है कि देखिए, तालिबान के साथ भारत का एक ऐसा रिश्ता है, और खासतौर से लोगों को शायद कम पता होगा, जिसे हमारे यहाँ देवबंद स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, जो 1866 में बना। और 1866 में उस वक्त बना ये, जब 1857 का जो पहला आजादी का गदर माना जाता है या म्यूटनी माना जाता है, उसके उस वक्त जो हिंदुस्तान में जंग आजादी की जो चीजें चल रही थी, उसमें यह कहा गया कि साहब, ये जो मुसलमान है, ये कहीं इस लड़ाई में शामिल हो जाए, और शामिल होकर के ये अपनी पहचान भूल जाए, और हम क्यों लड़े, और हमारा तो एजेंडा यह है कि इसके तो हिंदू लड़ ही रहे हैं। लिहाजा देवबंद स्कूल ऑफ थॉट बना, और सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश में है, उसने इस नजरिए से इसको आगे रखा कि मुसलमान अपनी आइडेंटिटी इस फ्रीडम मूवमेंट के सिलसिले से जम न कर जाएं, कहीं वो हिंदुस्तानी जैसा न दिखने लगे और हिंदुओं के साथ मिक्स न हो जाए। उस आइडेंटिटी को डिस्टिंग करने के लिए ये 1857 में जो हुआ, और उसके बाद में फिर जो अंग्रेजों का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका जो एक अत्याचार शुरू हुआ, और मारपीट शुरू हुई, और पकड़ धकड़ शुरू हुई, उसके बाद ये हुआ कि साहब, मुसलमानों को भारत की जंगे आजादी में क्यों लड़ने की जरूरत है, हिंदू लड़ रहा है, और हम तो जब जरूरत होगी तब देखी जाएगी। तो 1866 में देवबंद स्कूल ऑफ खड़ा किया, और उसका पीछे सिर्फ मकसद ही यही था कि ये जो है, ये भारत की आजादी में हमें उस तरीके से शामिल नहीं होना है, और मुसलमान की जो एक अलग आइडेंटिटी है, उसको अलग रखना है। और उसके बाद में यही वो स्कूल है जिसे तालिबान स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है हमारे यहाँ। और यहां से तालिबानों का रिश्ता बहुत पुराना है। जिस वक्त वहां तालिबान की हुकूमत में थी, उस वक्त में एक मीडिया हाउस में काम करता था। तो मुझे याद है कि इस महमूद मदनी साहब जो हैं, इनके वालिद साहब असद मदनी साहब, ये पाकिस्तान के जो आपका खैबर पख्तूनख्वा वाला जो इलाका है, उस बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया गया था, और उसमें तमाम अफगानी लीडर, तालिबान लीडर, ये तमाम सब शामिल थे। और मैंने जिस जिस मीडिया हाउस में काम करता था, मैंने उनसे कहा कि मेरे कॉन्टेक्ट हैं, मैं वहां जाके जाना चाहता हूं। और असद मदनी साहब ने मेरे लिए खत भी लिखा था कि ऐसे ऐसे ये आना चाहते हैं, और आप, लेकिन वो कुछ हमारे ऑफिस के मामलात ऐसे रहे कि मैं वहां नहीं जा पाया, और उस वक्त मुझे वीजा भी मिल गया था। तो
आप ये देखें कि तालिबान के जितने भी लिंक थे हिंदुस्तान में वो सहारनपुर से थे, और जितना भी हमने उस जमाने कवरेज किया वो तमाम सारे लोग इन्हीं कॉन्टेक्ट के जरिए किया। तो मैं ये मानता हूं कि उनकी जो भी सोच रही हो, लेकिन तालिबान हिंदुस्तान के कभी खिलाफ जाएंगे, ये मुझे इसमें शक है। क्योंकि वो लोग जिस पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पहचान की लड़ाई तो हमसे ज्यादा पाकिस्तान से है उनकी। और वो इसलिए है कि खैबर पख्तूनख्वा जो पहले आपके यहाँ एनडब्ल्यूपी कहलाता था, उस वक्त मुझे याद है कि जब भारत पाकिस्तान बना और पाकिस्तान की पहली असेंबली कराची में हुई और लियाकत अली खान साहब ने जब उसको एड्रेस किया, तो उन्होंने कहा कि इस ऐवान में जो गद्दार है पाकिस्तान का उसको बाहर निकाला जाए। तो वो उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खां के लिए कहा और वो बेचारे रोए भी। तो खान अब्दुल गफ्फार खां जिस वक्त मुल्क भी डिवाइड हो रहा था, तब भी उन्होंने नेहरू जी से, गांधी जी से, इन सब लोगों से ये कहा था कि आप हमें भेड़ियों के हवाले कर रहे हैं, आप हमें बचा लीजिए और हम आपके साथ मिलना चाहते हैं और हमारा आपसे दूसरा रिश्ता है। तो आप अगर उस बैकग्राउंड को देखें, उस पस मंजर को देखें, तो पठान की इज्जत हिंदुस्तान में और पठानों को लेकर के हिंदुस्तान में बहुत एक पॉजिटिव राय है, बहुत एक बेहतर राय है और बहादुर राय मानी जाती है। और शायद ये इस तरफ लोग इग्नोर करते हैं, जानना नहीं चाहते। भारत की फिल्मों में अगर आरिफ भाई देखें, जितनी भी फिल्में हैं उसमें पठान का किरदार बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही उम्दा दिखाया जाता था कि पठान बहादुर होता है, सच्चा होता है, ईमानदार होता है, और वो किसी भी मजहब के आदमी की अगर वो गारंटी ले ले तो अपनी जान पे खेलकर उसे बचाता है। और आप हिंदी फिल्मों में पठान के कैरेक्टर देखें, कभी भी बहुत कोई हंसी मजाक में नहीं आया, एक हमेशा बहादुर के तौर पे आया। तो इस तरीके से हिंदुस्तान का रिश्ता उन पठानों के साथ बहुत पुराना है। और किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि ये पठान मुसलमान है या हिंदू है, कभी किसी ने नहीं पूछा। और आज भी जो लोग पेशावर से जब भाग के यहाँ आए, तो आप देखें कि पूरी पाकिस्तान, हमारी जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें एक बड़े से 2-3 बड़े खानदान जो वहां से आए थे पेशावर से, उनके बारे में किसी ने नहीं पूछा। इंक्लूडिंग यूसुफ साहब के बारे में किसी ने नहीं पूछा, दिलीप के बारे में किसी ने नहीं पूछा। भले ही उन्होंने अपना नाम रख लिया, लेकिन सब जानते थे वो मुसलमान है। तो चाहे वो राज कपूर की पूरी फैमिली हो, पृथ्वीराज कपूर की फैमिली हो, तो पठानों को लेके एक बड़ा पॉजिटिव हमारे मुल्क में वो है। यही ये जो इस वक्त जो आपने बात कही है, ये मैं समझता हूं कि इसको मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं कि जितने भी अफगानिस्तान में मिनिस्टर हुए, चाहे वो अब्दुल्ला हुए या जितने भी थे, वो सब हिंदुस्तान में थे, वो सब यहीं रहे, यहीं पले बढ़े। उसके बाद में फिर वो वहां चले गए। और आपको याद होगा कि जिस वक्त वहां एक खूनी जैसे कह लीजिए क्रांति हो रही थी, और वहां जब नजीबुल्लाह को आपने टेलीफोन के पोल पे लटका दिया था, तो मुझे याद है कि यहाँ हिंदुस्तान में एक कॉलोनी है जिसको एशियन गेम्स विलेज कहते हैं। और आप सोचिए कि ये 79 की बात बता रहा हूं मैं, और जब उनको लटकाया गया तो पता ही चला कि नजीबुल्लाह साहब की पूरी फैमिली हिंदुस्तान के उस एशियन गेम्स विलेज में रहती थी। किसी दुनिया को नहीं पता था, हिंदुस्तानियों तक को नहीं पता था। तो ये रिश्ते उस दौर से हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के पस मंजर में जब हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान हो सकता है कि वो सिर्फ एक मुसलमान का जो उसे खप्त सुबह से लेकर शाम तक हो गया है, वो हर मुसलमान को ये समझता है कि हर मुसलमान जो है वो गैर मुस्लिम के साथ उतनी ही नफरत करता है, हिंदू के साथ उतनी ही नफरत करता है, जितनी मुझे लगता है पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान के अंदर है। आप सिंध में चले जाइए, मुझे वो बात नजर नहीं आती। आप बलूचिस्तान में चले जाइए, वो बात मुझे नजर नहीं आती। आप खैबर खा में चले जाइए, लेकिन पंजाब के अंदर एक खास किस्म का तासुब है और एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स है। और सुपरिटी कॉम्प्लेक्स को वो इस्लाम से जोड़ते हैं, फिर उसके बाद तो वो किसी को भी मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा आज के तालिबान से जो बैकरूम टॉक्स भी हमारे भारत की हो रही हैं, उसमें भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ज्यादा बड़ा खतरा है, पाकिस्तान के टूटने का ज्यादा बड़ा खतरा है। ये जो हम देखते हैं कि वहां जो मारपीट हो रही है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान की आईएसआई और जो उनकी एजेंसीज हैं, उनके जरिए उन अफगानों को इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तालिबान आने के बाद ये होगा और उसके बाद वो होगा। और कश्मीर में पिछले लंबे वक्त से, जब से ये हुकूमत आई है, तब से कश्मीर के अंदर कई चीजें बदली हैं। अब बदली हैं तो पाकिस्तान के पास अब जो है दहशतगर्द पैदा करके हिंदुस्तान भेजने की भी उसकी औकात नहीं रही है। लिहाजा उसको ये लगता था कि हम काफिर के नाम पे, हिंदू के नाम पे इन पठानों को बरगला लेंगे और इनका कश्मीर में इस्तेमाल करेंगे। और मुझे लगता है कि कश्मीर से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जो डर है, वो डूरेंट लाइन के खत्म होने का डर है।
और शायद कहीं खैबर पख्तूनख्वा और चमन का जो पूरा बॉर्डर है, अगर वो बदला तो पाकिस्तान के लिए खतरा होगा। लिहाजा पाकिस्तान इस खतरे को डाइवर्ट करने के लिए भारत के खिलाफ ये तमाम सारी चीजें कह रहा है। लेकिन अगर वहां ये गवर्नमेंट सेटल भी हो जाती है, तो जिस तरीके से आज भी आप देखें कि भारत की हुकूमत ने वहां जो सबसे ज्यादा जो जिसे कह सकते हैं कि वहां खाने की कमी हो रही है, उस गेहूं की पेशकश की है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि भाई अफगानिस्तान में तालिबान की वर्चस्व है, उनकी ताकत है, ऐसे में भी हम हिंदुस्तान गेहूं भेज रहा है। कोई आईएसआई, कोई भारत की खुफिया रॉ एजेंसी का वहां डायरेक्टर नहीं जा रहा, वहां आईबी का डायरेक्टर नहीं जा रहा, वहां कोई बदले की कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा डस्ट को सेटल होने दीजिए। ये जो पूरा मूवमेंट है, ये पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनने वाला है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान क्या करता रहा है और पाकिस्तान का क्या रोल रहा है। और पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने अफगानिस्तान के अब उस एम्बेसडर को, जो उसके मुल्क में एक एम्बेसी के हैसियत में, एक सफीर की हैसियत रखता था, अमेरिका से चंद डॉलर लेकर के उसको निकाल के आपने उनको हवाले कर दिया। तो पाकिस्तान ने तो अमेरिका के सामने अफगानी लोगों को मारा, उनको पकड़वाया और बदले में डॉलर लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है। लिहाजा मैं अभी भी मानता हूं कि जैसी थोड़ा डस्ट सेटल होगी, ये जो हुकूमत भारत के लोग जो समझते हैं, शायद उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हम जो है वो बहुत इमीडिएट चीजों से राय बनाते हैं। उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएं, और हम ये समझते हैं कि तालिबान की हुकूमत के बाद भी आप देखिए कि जब वहां नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो चाहे वहां की पार्लियामेंट का मामला हो, सड़कों का मामला हो, तो अगर भारत की तरफ से ये होता कि साहब ये तालिबान लोग हैं, और भारत की हुकूमत को या खुफिया एजेंसी को भी पता होगा कि वहां तालिबान अभी भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, और डाइवर्ट करके किसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ये माहौल बनाया जाए। और कुछ हिंदुस्तान के जाहिल और बदअक्ल लीडरों ने भी इसको हवा देने की कोशिश की है। वो महबूबा मुफ्ती कहती है कि देखिए साहब, उन्होंने अमेरिका को बरा दिया, नरेंद्र मोदी को भी इस तरफ होश के नाखून खाने चाहिए। तो इस तरीके की बातें करके कुछ लोग अपना दिल बहला सकते हैं, पॉलिटिकल बात कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशन, क्योंकि जो कंधार है उसको आपने नाम तो बदला हो, लेकिन हमारे रामायण का जो हिस्सा है कंधार जिसे आप कह रहे हैं, वो गंधारी जो थी वो उसके नाम से जाना जाता था। तो नाम बदलने से मिट्टी नहीं बदल जाती है, नाम बदल जाने से मकान का नंबर बदल सकता है, लेकिन मिट्टी की खुशबू नहीं बदल सकती है। यही मैं बात बार बार कह रहा हूं कि वो रूट्स जब पनपेंगी, वहां की जमीन के लोगों को जब पता चलेगा, या जैसे जैसे पता हो रहा है, वैसे ही पाकिस्तान के लिए ये जो पूरा जो उन्होंने सान्या खड़ा किया है, ये उनको बर्दाश्त करना है। भारत की जो अप्रोच है वो बहुत एग्रेसिव नहीं है, बहुत जिसे कह सकते हैं कि एकदम बुलेट टू बुलेट नहीं है जो हम यहां समझते हैं। भारत की अप्रोच शायद उसी बैकग्राउंड में है, और जो भी टॉक्स भारत की सरकार कर रही है वो उसी बैकग्राउंड में कर रही है। और यही पाकिस्तान के लिए एक चिंता का या परेशानी का सबब है, जिसलिए इसको एक भारत वर्सेस तालिबान और तालिबान इस्लाम और भारत काफिर ये कोशिश हो रही है, जो मुमकिन नहीं लगती आरिफ भाई। बिल्कुल सही कहा। भारत में असल मसला है वो सो कॉल्ड लीडर्स जो हैं, कम्युनल लीडर्स, और जो नफरत फैलाते हैं। इसी हवाले से एक बातचीत चल पड़ी है कि भारत में हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ रहा है, और राहुल गांधी साहब ने कहा कि हिंदुइज्म तो अच्छा है लेकिन हिंदुत्व तो बहुत खराब है। और आपके एक अजीम फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट सलमान खुर्शीद साहब, वो तो अपनी किताब में ये तक कह रहे हैं कि आरएसएस इज इक्वल टू आईएसआईएस एंड बोको हराम। बोको हराम तो लाइन से क्रिश्चियनों को बिठा के सर काट देती है, आईएसआईएस तो आपके सामने है कि 70,000 तो खाली पाकिस्तान में इन लोगों ने मार दिए हैं। तो सर, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या हिंदुत्व और हिंदुइज्म को आप सेपरेट कर सकते हैं? और क्या हिंदुत्व इज इक्वल टू आरएस वो आईएसआईएस? देखिए सलमान साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं माशाल्लाह। वो हिंदुस्तान में उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो ये नहीं कह सकते कि साहब जिन्हें मुसलमान होने की वजह से इस मुल्क ने कुछ नहीं दिया और उनके साथ बहुत सारा ऐसे काम किए जिससे उनकी तकलीफें हैं और उस तकलीफ की वजह से कह रहे हैं। उनके नाना हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट थे, उनके नाना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, उनके वालिद साहब देश की इस कांग्रेस हुकूमत में कई वजारतों में रहे, कर्नाटक के गवर्नर रहे, खुद सलमान खुर्शीद साहब विदेश मंत्री रहे, कॉमर्स मिनिस्टर रहे। और मैं समझता हूं कि बड़े
ज़हीन लोग हैं और ये जानते हैं कि अंग्रेजी में कब क्या वर्ड बोलना चाहिए और कब किस वर्ड की इंपॉर्टेंस है। ये वो सेकुलर लोग हैं जो जिनके खानदानों में शादियां मिक्सअप हुई हैं, लेकिन ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं और ये अपने नफे नुकसान को ध्यान में रख के बोलते हैं। लिहाजा सलमान खुर्शीद के बारे में तो ये कहा जाता है कि एक बार उत्तर प्रदेश में ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के बहुत बुरे हाल थे, मुझे याद है। तो किसी ने कहा कि भाई वहां किसी को मुसलमान को आप अध्यक्ष बनाएं या सदर बनाएं उत्तर प्रदेश का, तो वहां माहौल अच्छा बन सकता है। तो खुद कांग्रेसियों ने कहा, उसके बाद फिर सलमान खुर्शीद को वहां का प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो बोले हमने तो बोला था मुसलमान को बनाए, इन्होंने सलमान को बना दिया है। तो सवाल ये है कि सलमान खुर्शीद के मुसलमान होने और उनके मुसलमान आइडेंटिटी की मैं उससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकता, लेकिन सलमान साहब बहुत, जिसे कहना चाहिए, बहुत महीन आदमी है, बहुत शार्प आदमी है और वो अपने अल्फाजों से, क्योंकि ऑक्सफोर्ड से आए हैं तो माशाल्लाह उनकी इंग्लिश और मुसलमानों के मुकाबले बेहतर है, ओवैसी से बेहतर है, आजम खान से बेहतर है, अजमल खान से बेहतर है। आपको याद होगा कि 1984 में मोहतरमा इंदिरा गांधी का जब कत्ल हुआ, और कत्ल ये 31 अक्टूबर मेरा ख्याल है कि 1984 में हुआ, और उसके बाद फिर जिस तरीके से सिखों के खिलाफ जो मारपीट हुई, कत्ल गारत हुई, पूरे देश में हुई, दिल्ली में हुई, आप जरा इन चीजों की तरफ ध्यान दीजिएगा। और उस कत्लो गारत होने के चंद महीनों बाद सलमान खुर्शीद साहब ने एक किताब लिख दी साहब, और वो किताब लिख दी, और किताब लिख के उन्होंने जो बात कही उसको अगर मैं अपनी नुक्ते नजर से देखता हूं तो मैं समझता हूं कि सलमान साहब ने बहुत खूबसूरती से, बहुत शातिर तरीके से, बहुत महीन तरीके से एक बड़े मामले को डाइवर्ट करके कैसे उसको छुपाया जा सकता है, ये इन्होंने काम किया। उस किताब का नाम था इंडिया एट होम, द रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम, ये किताब का नाम था। इसके सफा नंबर 141 141 पर, 141 141 पर सलमान खुर्शीद साहब, किताब का नाम है इंडिया एट होम, द रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। अब इसके सफा नंबर 141 पे वो फरमाते हैं, और ये किताब उनकी ऑलमोस्ट 85 के एंड में आ गई थी, और ये किताब आई और लोगों ने पढ़ ली और लोगों ने खत्म हो गई। मुझे उस वक्त से याद है कि उस किताब के जब वो उस पर लिख रहे हैं तो 144 141 नंबर पेज पर वो जो फरमाते हैं, वो ये फरमाते हैं, मैं तर्जुमा बताता हूं उन्होंने क्या फरमाया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त दिल्ली में सिखों को हिंदू मार रहे थे, उस वक्त भारत का मुसलमान बहुत खुश था, बहुत मुतमईन था, बहुत सेटिस्फाई था। और फिर वो अपनी आगे की लाइन में लिखते हैं कि ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने 47 में मुसलमानों को मिलके मारा था, इसलिए ये लोग अब अपने पाप को भोग रहे हैं। ये उन्होंने 85 में इंदिरा गांधी के सानेहा के बाद लिखी। अब आपने इसके पीछे की सारी पॉसिबिलिटीज को कवर अप कर दिया। अब में दूसरी सवाल है, ये मैं अभी अभी आजकल अपने अपने डिस्कोर्स में ये बात रखता हूं, क्योंकि ये जरा सा आपके जो व्यूअर हैं, क्योंकि उनकी रीच दूसरी है और वो इंटरनेशनल है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आरिफ भाई, किसी हिंदुस्तान या दुनिया की किसी कैपिटल के अंदर यकायक एक तरफा मैसेकर हो, एक तरफा मारकाट हो, और मारकाट करने वालों को में 3.5 से 4 हजार लोगों का कत्ल हो जाए, और जमीन पे एक भी गुंडा, एक भी बदमाश न पकड़ा जाए, 5 साल बाद भी न पकड़ा जाए, 6 साल बाद भी न पकड़ा जाए, और पड़ोस के लोग जो सब जानते हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमें तो किसी ने नहीं मारा। तो फिर ये मारने वाले कौन थे, कहां से आए थे, कौन लोग थे ये, कि 3,500 सिखों का जिन्होंने कत्ल किया, उसमें से जमीन पे एक भी कातिल नहीं पकड़ा गया। हाँ, कुछ कांग्रेस के लीडर्स को ये कहते कहा पकड़ा गया कि इन्होंने प्रोवोक किया था, चाहे उसमें HKL भगत साहब हो, धर्मदास शास्त्री हो, जो अब नहीं है, बहुत हो चुके हैं वो लोग, लेकिन सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर का ये 2 नाम आता है, बात खत्म हो जाती है। तो जगदीश टाइटलर ने या सज्जन कुमार ने जमीन पे तो नहीं मारा, भीड़ को प्रवोक किया होगा, यहां तक भी मान लेता हूं, लेकिन जमीन पे भाई दिल्ली की पुलिस ने एक भी आदमी को नहीं पकड़ा, नॉट ए सिंगल।
कोई नहीं पकड़ा गया। तो मेरा चार्ज ये है, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सिलसिले में जो मुसलमानों ने खिदमात, जो जामा मस्जिद के इमाम साहब की देखरेख में जो 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 वहां भीड़ थी, जो वो खुद नहीं आए, ये जो मारकाट करने वाली जो फौज आपने दिल्ली में चलाई पूरी, उसमें से किसी सिख ने, वो कहता है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा ये कौन लोग हैं जो मारने आए हैं, कहां से आए हैं, जो जिंदा हैं, आज भी जीवित हैं, और कईयों ने बहुत सारे बयान दिए कि हमने किसी को पहचानते तक नहीं है, ये कौन कहां से आए थे, हमारे तो आस पड़ोस में सारे हिंदू थे, उन्होंने बचाने की कोशिश की, तो फिर ये किसने मारा। मेरा चार्ज ये है कि 1984 में जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ तो बाकायदा 3 मूर्ति में एक मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद यह कहा गया कि हिंदुओं के सिंबल को इन सिखों ने मारा है, हमें इनको सबक सिखाना है। और उसके बाद बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से वो भीड़ बाहर से लाई जाती है, और उस भीड़ के माध्यम से ये काम होता है, और पुलिस उसे होने देती है, और उसके बाद समाप्त हो जाता है। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की लाश को, हिंदू सिंबल को समाप्त करने वाली, खत्म करने वाली, एक हिंदू और सिखों के बीच में एक दीवार खड़ी की जाती है, और फिर जनाब इलेक्शन लड़ते हैं, और इंदिरा गांधी की लाश के ऊपर उन्हें हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 412 सीटें मिलती हैं आउट ऑफ 543। और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी, उसको मैं बार बार तंज में भी कहता हूं, मजाक में भी कहता हूं, उस वक्त ये पार्टी एक फूल दो माली थी पार्लियामेंट के अंदर। तो आप सोचिए कि ये पूरा आया, और जो लोग भी इर्द गिर्द थे वो तमाम सारे लोग आज उसमें से ज्यादा, चाहे अरुण नेहरू हो, अरुण सिंह हो, दूसरे तमाम सारे लोग जा चुके हैं। ये कौन लोग थे जिन्होंने ये सब काम किया, और किस तरह से उनको राजीव गांधी को प्रोजेक्ट करवाया गया, और फिर उसके बाद उनको खड़ा कर दिया गया हिंदुस्तान के नेशनल चैनल के ऊपर। और वो हमारे यहाँ, हमारे जो जो सनातनी संस्कार है, जो रस्म है, जो कस्टम है, उसमें एक धागा पहनाया जाता है बचपन में, जब बच्चा 7-8 साल का हो जाता है, उसे हम लोग जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, उसको जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। और वो किसी खास के लिए नहीं था कि साहब वो ब्राह्मणों में ही होगा, ठाकुरों में होगा, वो सबके लिए होता था। आप पहली बार एक शख्स जो लंबे समय तक एक पायलट रहते हुए विदेश में रहा, और 1968 में उसकी शादी हुई, और उसके बाद में वो आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनता है, और 1984 में नेशनल चैनल के ऊपर आके खड़ा होता है, और वो अपना जनेऊ अपने कुर्ते के ऊपर पहनता है। तो ये समझ नहीं आया कि राजीव गांधी को उस जनेऊ को, वो क्लिप अवेलेबल है, दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। मैंने भी एक प्रोग्राम करा था, उसमें वो मैंने डाली हुई है, ताकि लोग, अब जनेऊ को ऊपर पहना करके क्या मैसेज वो लोग देना चाहते थे जिन्होंने राजीव गांधी को खड़ा करके प्रधानमंत्री बनाया, जिस आदमी को सिर्फ हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग थी। मेरा कहना यह है कि उसमें जो मुसलमान शामिल थे, जिन्हें हायर किया गया था मारने के लिए, सलमान खुर्शीद ने इस खाई को बढ़ाते हुए ये स्टेटमेंट ने, ये किताब जारी की, और उसके बाद वो लिख के चले गए। अब सलमान खुर्शीद साहब ने उस वक्त, जब कांग्रेस पार्टी बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर यही तय नहीं हो पा रहा है कि असली कांग्रेस कौन सी है, कांग्रेस पार्टी एक बार टूट चुकी है, हम जानते हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ एनडी तिवारी साहब, मरहूम अर्जुन सिंह साहब, और उसमें एक तीसरे आदमी थे जो जिंदा हैं, जिनका नाम कुंवर नटवर सिंह था, उन्होंने कांग्रेस तिवारी बनाई थी, सोनिया गांधी के खिलाफ बनी थी, और काफी उसमें हंगामा हुआ, सॉरी नरसिम्हा राव के खिलाफ बनी थी। तो कांग्रेस टूटती रही है, कांग्रेस एस बनी, कांग्रेस जे बनी, तो कांग्रेस के बनी, तो ये टूटती रही है। आज की स्थिति यह है कि कांग्रेस टूट ही नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस एक कपिल सिब्बल की है, एक मनीष तिवारी की है, एक सलमान खुर्शीद की है, एक आपके गुलाम नबी आजाद की है। तो इस वक्त कांग्रेस के अंदर एक वैक्यूम है, और वैक्यूम इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी जिन वजह से हुकूमत में आती थी, वो वजह अब नहीं मिल पा रही उनको, और वो वजह ये थी कि अगर आप पूरा इनका ग्राफ उठा के देखें इस गांधी परिवार का, जब नेहरू जी की मौत हुई तो उससे पहले ये होने लगा था हु आफ्टर इंदिरा, हु आफ्टर नेहरू। तो उस वक्त सोच समझ करके लोग, उस वक्त भी कांग्रेस 2 हिस्सों में टूटी, खूब झगड़ा हुआ, और एक ऐसे कमजोर आदमी को, जो बहुत, जिसे कहना चाहिए आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, बहुत सामाजिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन उसकी ईमानदारी के ऊपर कोई शक नहीं था, तो उस आदमी को आपने
उस हिस्से को भरने के लिए कि इंदिरा गांधी को थोड़ा टाइम मिल जाए, और सबने मिलकर लाल बहादुर शास्त्री को आपने बनाया। फिर लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे हुई वो पूरा देश जानता है, उस पर फिल्में बन चुकी। और फिर इंदिरा गांधी आ गई, और इंदिरा गांधी बनी, और इंदिरा गांधी की लाश पे राजीव गांधी बने, और उसके बाद से नेहरू फैमिली का कोई आदमी अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। और जो बना भी, आपने देखा होगा 2000 में इंदिरा अटल जी के जाने के बाद वो किस तरीके के प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री असली कौन था, और वो कैसे चलाया जा रहा था। लेकिन अब सवाल यह है कि नेहरू परिवार में या इंदिरा परिवार में किसी आदमी को, जब तक इस परिवार का कोई आदमी शहीद न हो तब तक बदले में कुर्सी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये इनके यहां शहादत लेने और देने के साथ ही कुर्सी मिलती है, उसके अलावा क्योंकि गट्स नहीं है। अगर राजीव गांधी बहुत ईमानदार थे, बहुत हाई कंप्यूटर युग के थे, तो फिर राजीव गांधी को इतना बड़ा मैंडेट मिला, राजीव गांधी के पास कोई बैकलॉग नहीं था, फिर राजीव गांधी को बाबरी मस्जिद के दरवाजे क्यों खुलवाने पड़े? क्यों उन्होंने हिंदू कार्ड खेला? और उसके बावजूद भी वो हुकूमत में तो नहीं आए उसके बाद। तो फिर राजीव गांधी की डेथ हो गई, तो राजीव गांधी की डेथ के बाद से ये पूरा मामला खत्म हो गया। अब बात सलमान साहब पे आता हूं। सलमान साहब ने जो लेटेस्ट किताब लिखी है, उसके बाद में अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले अभी एक किताब आने वाली है 26/11, जो हमारे यहाँ हुआ, जो आपके यहाँ से पाकिस्तान से जो लोग आए और वो पूरा जो मुंबई में हमला हुआ, उस डेट को एक किताब रिलीज होने वाली है, वो मनीष तिवारी साहब लिखी है। उन्होंने भी उसमें छोड़ दिया, उन्होंने भी उसमें एक एजेंडा दे दिया है कि मनमोहन सिंह वाज टोटली इनकॉम्पिटेंट एंड ही वाज नॉट डिसाइसिव, उनको डिसीजन लेना चाहिए था, नहीं लिया। तो ये सडनली जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है कांग्रेसियों को किताबों के माध्यम से, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। इनको लगने लगा है कि जो एक बड़ा अपोजिशन पार्टियों की जब भी हुकूमत बनी, चाहे उसमें कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री हो या कांग्रेस का ना हो, उनके पास डोर पावर की हमेशा कांग्रेस के पार रहती थी। चाहे लालू के साथ, मुलायम के साथ, माया के साथ जब भी बनाई तो कांग्रेस उसको हैंडल करती थी, कांग्रेस डिसाइसिव होती थी। आज कांग्रेस की पोजीशन ये हो गई है कि कांग्रेस की स्टेट में भी हुकूमत ना के बराबर है, 1-2 में बची है। तो आज कांग्रेस के पास वो ताकत नहीं है, वो पावर नहीं है, लिहाजा आज कांग्रेस के अंदर वही स्थिति होने वाली है कि ये पता ही नहीं था कि एक अपोजिशन पार्टी का एक लीडर आएगा और वो कांग्रेस के अंदाज में पूरे देश के अंदर छा जाएगा, और उसका करिश्मा ये होगा कि वो अपने नाम से चुनाव जिताएगा। और लगातार 2 बार जिताया, एक बार 283 सीट मिली, एक बार 303 सीट मिली। इस पावर ने अब उसको हिंदुत्व ये नहीं है, हिंदू आतंकवादी है, ये तमाम नैरेटिव चलाए 26/11 में इसीलिए गए थे ताकि आरएसएस को डिमोलाइज किया जाए, हिंदू को डिमोलाइज किया जाए, हिंदू के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि जो अच्छा पढ़ा लिखा हिंदू है वो देखिए इन हिंदूवादी ताकतों के साथ नहीं है। तो 26/11 की तैयारी तो पूरे तौर पर इसी एजेंडे के साथ की गई थी। उसमें भारत का उस वक्त का होम मिनिस्टर शामिल था। और ये खुलासा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे दोस्त, मेरे गुरु कर्नल आरएस सिंह साहब ने एक किताब लिखी है, नो द एंटी नेशनल। इसमें पूरा एक चैप्टर है, उसमें अरे भाई उसका एक चीज का गवाह मैं भी हूं। और ये पूरा आप देखें, इसकी टाइमिंग देखें, ये नवंबर में की जा रही है, ये 2000 नवंबर से की बात है, सॉरी 2009 की बात है, और नवंबर का महीना चल रहा है। आप सोचिए कि उस वक्त किया जा रहा है जिसके कई महीने बाद चुनाव होना था। 2009 में चंद 4-5 महीने बाद चुनाव होना था। और भारत का जो सिक्योरिटी एपरेटस होता है, जो इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस होता है, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में बैठा हुआ था। 24 नवंबर 25 नवंबर की 2 दिन की डेलीगेशन टॉक्स होनी थी, और ये टॉक्स 4 महीने पहले तय की गई। और भारत का जो होम सेक्रेटरी, जिसे इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा, यानी होम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ा आदमी माना जाता है, जो अंदर खाने कोई बात हो जाए तो उसको सारी चीजों को, वो खुद नंबर 2, नंबर 3 और उसमें आईबी के अधिकारी सारे के सारे इस्लामाबाद गए थे। 24-25 तारीख की मीटिंग होनी थी। 25 तारीख की शाम को इस्लामाबाद के जो भी मेजबान थे, उन्होंने इस डेलीगेशन से कहा कि देखिए आप यहां आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मेहमान नवाजी का आप लुत्फ लीजिए, और हम आपको चाहते हैं कि एक रात और आप यहां रुकें, और आप इस्लामाबाद से ऊपर 35 किलोमीटर जो मरी है, हम आपको चाहते हैं कि आप वहां जाएं। और उस वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि उस वक्त वहां पर जाने के बाद कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है, वहां वो इतने ऊपर है आपका, पूरा का पूरा डेलीगेशन आपका मरी में बैठा हुआ था भारत का। और भारत की उस डेलीगेशन में एक शख्स जिसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसने भारत आने की कोशिश की।
उसे रोका गया। फाइनली उसने रात में कहा कि मेरे घर में बहुत बुरे हाल हैं, मुझे जाना है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तब उसको आपने बागा बॉर्डर से आने दिया और वो शख्स भारत आ गया। और उसी वक्त, जिस वक्त पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 15-35 किलोमीटर ऊपर हमारा भारत का पूरा वॉर रूम बैठा हुआ था, उसी दिन 26/11 के दिन रात के वक्त 8:15 बजे भारत के वक्त के हिसाब से भारत के अंदर पाकिस्तान का उस वक्त का और इस वक्त का एक ही फॉरेन मिनिस्टर है, जिसे आप शाह मोहम्मद कुरैशी कहते हैं। ये दिल्ली के अंदर मेरिडियन होटल के पास में महिलाओं और खवातीनों का एक प्रेस क्लब है, उसमें बैठे हुए थे जनाब। तो आप सोचिए कि 26/11 का सानिहा हो रहा है, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर यहां बैठा हुआ है और भारत का इंटरनल सिक्योरिटी का सारा अपरेटस मरी में बैठा हुआ है। तो आप ये मान के चलें कि ये कोई नई बात नहीं है कि हमारे यहां आज चुनाव को लेकर के किस किस तरीके की चीजें की जा रही हैं। लिहाजा सलमान खुर्शीद साहब ने जब ये कहा कि बोको हराम और आईएसआई से आपने जब हिंदुत्व को जोड़ा और कहा हिंदुत्व क्या है, अब मैं क्या ये कहूं कि आरिफ साहब एक अच्छे शख्स हैं और आरिफ साहब की शख्सियत क्या है। तो ये जो शख्सियत है, ये व्यक्तित्व की बात होती है। जैसे मैं कहूं कि एक मैं मनुष्य हूं और मेरा क्या व्यक्तित्व है, हिंदू कौन है और हिंदुत्व क्या है या नहीं, ये दो चीजें अलग अलग नहीं है, लेकिन इनके रूप क्या हैं। तो मैं उसको बहुत अपनी सरल भाषा में, आसान भाषा में समझाना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजा रहे थे, भगवान कृष्ण जब लीला करते थे, तो भगवान कृष्ण हिंदू थे। लेकिन भगवान कृष्ण जब बांसुरी हटा करके सुदर्शन चक्र लेकर के अर्जुन को अधर्मियों से युद्ध करने के लिए ललकार रहे थे, वो हिंदुत्व था। इसलिए भगवान राम के मंदिर में मोदी का जाना, उसकी फाउंडेशन स्टोन में वहां जाकर के पूजा करना, यह हिंदू का कर्तव्य था। लेकिन वही मोदी बालाकोट में घुस करके आतंकवादियों को मारता है, यह हिंदुत्व है। इससे सिंपल मैं नहीं कह सकता। तो हम सलमान खुर्शीद को समझें कि सलमान खुर्शीद साहब जिस वक्त भारत के अंदर समझौता एक्सप्रेस में बम फटे और काफी लोग मारे गए और उसके बाद उसमें एक पाकिस्तानी पकड़ा गया, उस पाकिस्तानी को आपने छोड़ दिया और उसके लिए आपने एक गरीब, बहुत ही जिसे कहना चाहिए जिसके तन पे दो कपड़े भी नहीं थे, असीमानंद को पकड़ के डाल दिया कि इसने बम रखे थे। जो आदमी कलकत्ता में रहता है, इसे क्या कहते हैं सलमान खुर्शीद, ये बताएं। इसे बताएं सलमान खुर्शीद कि 26/11 क्या था। और 26/11 के बाद फिर एक आदमी ने किताब लिखी उर्दू में, उर्दू जर्नलिस्ट था वो, महेश भट्ट उसमें शामिल थे, दिग्विजय उसमें शामिल थे, कृपाशंकर उसमें शामिल थे और महमूद मदनी उसमें शामिल थे। तो आप हिंदू की परिभाषा और हिंदू की डेफिनेशन और हिंदुत्व की डेफिनेशन से ज्यादा ये बताएं कि आप कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं। आप इस्लाम की बताएं कि इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। इस्लाम मोहम्मद साहब हैं, तो फिर अली की गर्दन काटने वाला कौन था? फातिमा की हत्या करने वाला कौन था? शाम की गलियों में प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान की औरतों की बेरुदगी करके, उनको बेपर्दा करके नेजों पे उनके कत्ले चलाने वाला कौन था? वो कौन सा इस्लाम था? वो कौन सा मुसलमान था? ये बताएं। अगर ये वो बता पाएंगे तब वो हिंदुत्व को समझेंगे। हिंदुत्व को गाली देना इसलिए आसान है, हिंदुत्व की परिभाषा डेफिनेशन बताना इस मुल्क में इसलिए आसान है कि हमारे यहां लोग रिएक्ट नहीं करते और हम से उम्मीद करते हैं कि जैसे मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून डेनमार्क में किसी ने बनाया, कोई बना दिया, लेकिन हिंदुस्तान में आग लगाने का क्या मतलब है? क्या आप हिंदुस्तान के उस हिंदू से जिसकी नसों के अंदर, जिसके खून के अंदर किसी को कत्ल करने मारने की कहीं इजाजत नहीं दी गई है, कहीं नहीं दी गई है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो मुसलमान की तरह बिहेव करने लगे। आप उसे फोर्स कर रहे हैं, रोज गाली देते हैं, रोज कोई
कोई भगवान राम को गाली देता है, कोई मां को गाली देता है, कोई सीता के बारे में अशब्द इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हिंदू और सनातनी उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो कुछ लोगों को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं ने अब तक कृष्ण का वही रूप देखा है कि वो बांसुरी बजाते थे। हिंदुओं ने भगवान राम का वही रूप देखा है कि एक मां के कहने से सन्यास ले लिया, चले गए। लेकिन हिंदुओं ने वो रूप नहीं देखा है कि वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब गए, जब उनको सन्यास हुआ और जब घर से जा रहे थे तो उस रास्ते में हजारों राजाओं के महल थे, वो किसी से भी मदद ले सकते थे। लेकिन वो जब गए तो धनुष बाण लेके गए। ऐसे मुसलमान लीडरों को जो हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के बाहर हैं, वो कहीं भी दुनिया में हैं, हिंदुस्तान के सनातनी हिंदू के तहम्मुल का कोई इम्तिहान न ले। ये ध्यान रखें कि जब तहम्मुल टूटेगा तो महाभारत होगा। तहम्मुल टूटेगा तो भगवान राम और उनकी पत्नी को लेने के लिए पूरी लंका सोने की जल जाएगी, कोई मानने वाला नहीं होगा। इसलिए हिंदुओं के अंदर जो जो उनका उनका जो एक ड्राइव है, जो उनका जिसे कह सकते हैं इंस्पायरेशन है, वो आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बात करते हैं, वो आज भी भगवान कृष्ण की तरह बांसुरी बजा रहे हैं। लेकिन भारत का बहुसंख्यक मेजॉरिटी, अक्सरियत में रहने वाला हिंदू हिंसक न हो, वायलेंट ना हो, ये हिंदुस्तान की माइनॉरिटी की जिम्मेदारी है। अगर वो होगा तो फिर आप महफूज नहीं होंगे, फिर देश की पुलिस आपको नहीं बचाएगी, फिर हिंदू पुलिस भी होगी, हिंदू आर्मी भी होगी, हिंदू ब्यूरोक्रेट भी होगा, एसएसपी भी होगा और डीएम भी होगा। लिहाजा सलमान खुर्शीद साहब ने अपने कैरियर के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, कांग्रेस की हालत खराब होने की वजह से जो कांग्रेस में इंटरनल रिफ्ट है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये तमाम बयान अगर आप दे रहे हैं तो आपका सियासी मकसद हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान आपको हिंदुस्तान का हिंदू आपको मुसलमान मानता है। इसलिए कोई भी ऐसा बयान आप न दें कि हिंदुस्तान का आम हिंदू भी आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को, जिनके दादा, जिनके नाना प्रेसिडेंट, जिसके बाप इस देश के गवर्नर और सफीर सफारत में रहे हो, इतने सारे उनको वजारते रही हो, उसके बावजूद भी अगर आपकी ये भाषा है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान और अजमल खान से हम वो तवक्को नहीं कर सकते कि इनको हम समझा सकते हैं। वो तो पैदाइशी जाहिल हैं, वो पैदाइशी इश्तियाल अंगेज तकरीर देते हैं, वो पैदाइशी दंगा कराने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बात मानता हूं कि उन्होंने जो बयान दिया है और उसमें जो बहस छिड़ी है वो बहस बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये 2021 का भारत है। जिस हिंदू को आज ये पता चल गया है कि उसे किस तरीके से इस मुल्क की तारीख गलत पढ़ाई जा रही है, गलत चीजें बताई जा रही हैं, गलत नरेटिव बताए जा रहे हैं, इसलिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस सोशल मीडिया ने लोगों को बड़ा अवेयर किया है। दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, ये सबको पता है। लिहाजा आज ऐसा नहीं होगा कि आप कोई हल्की बात कहेंगे और निकल जाएंगे, लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। और रिएक्ट करेंगे तो जो भी जिसकी समझ में आएगा, चाहे वो आपका कहीं मकान हो उसको आग लगा देंगे। ये दिन बुरा वो दिन के लिए मैं खौफ खाता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं चलते फिरते लोगों को आग न लगा दी जाए, क्योंकि ये स्थिति आप उधर ले जा रहे हैं। लिहाजा सलमान खुर्शीद हो या दिग्विजय सिंह हो, इनको अपनी सियासी रोटियां सेकनी है, ये सेकें। इसलिए सरकारें आएंगी जाएंगी, मोदी से पहले भी लोग थे, मोदी के बाद भी लोग होंगे, मोदी कोई आखिरी नहीं है। लेकिन सरकारों के जाने के बाद समाज नहीं बदलता है। अगर समाज बदल गया है तो उससे खौफ खाइए, उससे डरिए कि अगर रिश्ता टूट गया पड़ोस में तो पुलिस नहीं बचाने आएगी, आपका काम तमाम हो जाएगा। आज जो भी कुछ है, जितने भी हालात खराब हैं, हिंदुस्तान का अकलियत मुसलमान ये नहीं कह सकता कि उसके पड़ोसी ने उसके घर में आग लगा दी। वो ये नहीं कह सकता, पड़ोसी ही सबसे पहले आता है। लिहाजा गिनती 25 करोड़ हो, आप रोज गाली दें, रोज हमें भड़काएं, रोज हमारे खिलाफ कुछ बोले और मोदी का नाम लेके आप हिंदुत्व को गाली दें। मोदी को गाली देने की छूट है क्योंकि डेमोक्रेसी है। मोदी का आपको विरोध करने की पूरी आजादी है क्योंकि वो हुकूमत में है। मोदी के लोग, मोदी की सरकार, मोदी की पार्टी उसका जवाब देगी। आम आदमी जवाब जितना दे सकता है देगा, लेकिन आम आदमी को, समाज में रहने वाले हिंदू को अगर आपने गाली दी तो आपको लोग घर तक नहीं छोड़ेंगे। जी।
पुष्पेंद्र जी, मैं एग्जेजरेट नहीं करूं तो आप घंटों बोलते रहे, हम मतलब शॉकिंग उसमें सुनते रहे। बिलीव मी, यू आर ए ब्लेसिंग फॉर दिस नेशन। आप लोगों की आंखें खोलते हैं। सर, इसी हवाले से एक सवाल है कि आजकल मैं देख रहा हूं कि काफी हफ्तों से जुम्मे की नमाज पे एक झगड़ा चल रहा है गुड़गांव में। और मैंने अपने एक दोस्त को गुड़गांव फोन किया। मैंने कहा यार, क्या वहां पे मस्जिदें नहीं है जो सड़कों पे और ओपन प्लॉट्स पे नमाजें पढ़ रहे हैं? तो उसने कहा बहुत सारी मस्जिदें हैं, ये सब साजिश है। वक्फ बोर्ड के बारे में उन्होंने बताया, तो जिम्मेदारी तो वक्फ बोर्ड की है ना, कि इतना सारा पैसा है इनके पास। तो हमने सुना है कि उनके पास काफी जमीनें भी हैं। तो कुछ बताएंगे कि ये गुड़गांव में क्या हो रहा है? अब सुना है कि एक हिंदू के गैराज में नमाज पढ़ी जा रही है, और दुनिया को ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मुसलमान बेचारा इतना गरीब है इंडिया में कि उनके पास मस्जिद तक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? अरे भाई, सर्वे करा लें अगर हिंदुस्तान में, तो हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं उसमें भगवान की मूर्ति रखने भर की जगह होती है। जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं उसमें भगवान की 2 मूर्ति आ जाए और पंडित जी बैठ जाए, इससे ज्यादा जगह नहीं होती। लेकिन कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जिसमें कम से कम 100 लोग नमाज ना पढ़ सके। आप हिंदुस्तान में रेंडमली, आप तो क्योंकि आपकी रूट्स तो गुजरात में है, सारे मंदिर जो हैं वो अयोध्या नहीं है, सारे मंदिर काशी की तरह बड़े नहीं है। काशी में भी जो पूजा करने की जगह है, जो मेन पूजा है, वो तो छोटा सा है, उसमें 10 लोग भी घुसते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो हमारे यहां जो पूजा का कंसेप्ट है वो यही है। हमारे यहां 100 लोग, 500 लोग एक साथ खड़े हो जाएं और वो नमाज पढ़ें, और उसके बाद में फिर जो हमारे इमाम साहब हो वो माशाल्लाह खुतबा भी इतना जबरदस्त दें कि लोग डर ही जाएं, बाप रे बाप, ऐसा खुतबा। वो भी इमाम साहब जो नमाज पढ़ा रहे हो, जो अल्लाह के ज्यादा नजदीक हैं, बगैर टेलीफोन के ही वो अल्लाह से रोज बात कर लेते हैं, रोज फरमान वहां से ले लेते हैं, क्या जायज है क्या नाजायज है रोज बताते हैं। तो हिंदुओं के मंदिरों के मुकाबले ये जो मस्जिदों की आड़ में, ये जो मजारों की आड़ में हिंदुस्तान में खुलेआम मुसलमानों की गुंडागर्दी चल रही है, इसको समझने की कोशिश करें। और इसको समझने के लिए आपको 2 चीजें समझना जरूरी है, और वो ये है कि आप ये देखें, याद करें इस बात को कि 1989, मैं जरा सा इसलिए पस मंजर बैकग्राउंड में देना चाहता हूं ताकि आपके जो व्यूअर हैं वो आज क्यों ऐसा हो रहा है उसको समझ सकेंगे। क्योंकि हम अगर तक आज की बात कर देंगे तो बैकग्राउंड नहीं पता चलेगी। 1989 में भारत के अंदर वीपी सिंह की हुकूमत थी, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी, उन्हीं के बल पे ये सरकार चल रही थी। भारत की एक कमजोर हुकूमत में पहली बार, आजाद भारत में पहली बार भारत का जो वजीरे दाखिला होता है, सॉरी वजीरे, मैं गलत कह रहा हूं, वो जो क्या बोलते हैं उसको, होम मिनिस्टर, वजीर दाखिला, वो पहली बार मुसलमान बना, और बहुत कमजोर सरकार थी। और इत्तेफाक से वो आदमी कश्मीर का था, महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब थे। 2 दिसंबर को वहां उन्होंने ओथ ली, और 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 1989 को उनकी एक बेटी गायब हो गई कि साहब उसको अगवा कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है, और ये पूरे देश में वहां पे उड़ गई। और साहब उसके बाद, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको समझें, भारत में पहली बार 4 इंटरनेशनल टेररिस्टों को छोड़ने के लिए यह पूरा ड्रामा रचा गया, और उसके बाद आपको पता है किसे किसे छोड़ा गया और उनकी बेटी वापस आ गई। और आप सोचिए कि 2 दिसंबर 1989 और 19 जनवरी 1990, अगर 2 दिसंबर से 19 जनवरी तक अगर हम दिन भी गिने तो कुल मिलाकर के 50 दिन होते हैं, सिर्फ 50 दिन। और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल था, वहां जगमोहन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करना होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होम मिनिस्ट्री से चलता है। ही
हैज टू रिपोर्ट द होम मिनिस्टर, ही हैज टू टेक द ऑर्डर फ्रॉम द होम मिनिस्टर। तो ये एक अजब वो था कि जगमोहन जो कि बहुत ही अपराइट ऑफिसर थे, यहां ब्यूरोक्रेट भी थे, दिल्ली में डीडीए के चेयरमैन भी रहे, बाद में फिर वो अटल जी की सरकार में मंत्री भी रहे। जगमोहन को कंप्लीट इंस्ट्रक्शन था, डोंट मूव, कीप क्वाइट, जो हो रहा है उसमें आपको दखल, सारों उसकी पावर सीज कर दी। और 19 जनवरी 1990 को दुनिया में जो देश में एक राज्य है, एक स्टेट है जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, उसके सूबे का होम मिनिस्टर बनता है और वहां जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसकी पावर सीज कर दी जाती है। और आप प्लान करके 2500 हिंदू कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम कराते हैं। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित अपने आबो अदाद की जमीन छोड़कर, जो कई सालों से, कई सदियों से रह रहे थे, वो हिंदुस्तान में माइग्रेंट बन जाते हैं। और इस्तीफा नहीं देता वो आदमी, इस्तीफा नहीं देता। और वही वीपी सिंह प्रॉफिट मोहम्मद के पैदाइश के दिन को भारत में छुट्टी की ऐलान करते हैं। तो वीपी सिंह की सरकार किसके दबाव में बनी थी, कौन वो इंटरनेशनल ताकतें थी कि आपने प्रॉफिट मोहम्मद के मानने वाले, जहां वो पैदा हुए, वहां भी हमने नहीं सुना कि उनकी पैदाइश के दिन कोई सरकार ने छुट्टी घोषित की हो। पाकिस्तान में होती है, बांग्लादेश में होती है, कब होती है, लेकिन हमारे यहां वो इंदिरा गांधी की बर्थडे हो, वो नेहरू जी की बर्थडे हो, वो किसी की बर्थडे हो, उसी अंदाज में बाकायदा यहां एक छुट्टी घोषित की गई कि प्रॉफिट मोहम्मद के दिन हमारे यहां छुट्टी रहेगी। क्या इससे पहले प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो मुसलमान शबरात से लेके जो सब कुछ करते हैं वो पहले नहीं हो रहा था? लेकिन उसी सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद के होते हुए ये हुआ मामला, और उसके बाद में फिर बात खत्म हो गई। 90 का दौर था और आप सोचिए कि फिर वो सरकार चली गई, और उसके बाद फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई। और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जिन हालात में आई वो आप समझ सकते हैं। उससे सोनिया गांधी बहुत खुश नहीं थी, लेकिन वो ये समझती थी कि एक कमजोर आदमी, क्योंकि उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, उनको अगर हम बना देंगे तो इन द मीन टाइम हमारा बेटा कुछ चलना फिरना सीख जाएगा, और उनको आपने प्रधानमंत्री बनाया। अब यहां से कहानी शुरू होती है, जो बात आज आपने पूछी है उसका क्या रिलेवेंस है। 1991 में अयोध्या का मूवमेंट बड़े पीक पर था। अडवाणी जी पूरी यात्रा लेके जा चुके थे और तमाम तरफ पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल बना हुआ था। और आप देखिए कि बिना किसी को बताए उस वक्त अयोध्या के मामले पे नरसिम्हा राव ने इस तरीके का एक प्रस्ताव रखा और कहा कि देखिए साहब, ये जो कंट्रोवर्सीज हैं ये तो बहुत सारी हैं, 30,000 मंदिरों पर किले में हिंदुओं का, तो इससे कैसे हम निजात पाए। उन्होंने एक कानून बना दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के नाम से उसे जाना जाता है। इसको कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और हमारे जो और भी लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा क्लेम करते हैं, वो लोग भी इस चुप्पी में शामिल हैं, और वो संगठन भी इस चुप्पी में शामिल हैं कि उनको बात बता देनी चाहिए थी, इससे किसी का नुकसान नहीं होना था। तो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह कहा गया कि अयोध्या को छोड़ करके जो 30,000 मंदिर हैं, जिसमें मथुरा भी है, जिसमें काशी भी है, इनकी स्टेटस इसको रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। जो 15 अगस्त 1947 को एज इट इज सिचुएशन थी वही अब रहेगी। इसके ऊपर न कोई दखल दे सकता है, न सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी पिटीशन को एंटरटेन कर सकता है। आप समझे मेरी बात को? अब आप सोचिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत हिंदुओं का जो 30,000 मंदिर थे, उन मंदिरों में आज 90% पे कहीं तोड़ के मस्जिद बनाई है, कहीं मजार बनाई है, कहीं वो एक तरीके से उसमें कहीं ना कहीं मिक्स कर दिया गया है। जैसे काशी के अंदर किया है कि वहां उठा करके भगवान जो नंदी है उसके सामने जो वहां शिव भगवान थे उन्हें उठा के अदर रख दिया है और उनके सामने मस्जिद बना दी। इसी तरीके का स्थिति उन 30,000 से ज्यादा मंदिरों में है। अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हो गया। अब आप सोचिए कि यह कीमत किसकी ली? ये 85 में जिन लोगों ने सिखों के कत्लेआम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन्होंने कांग्रेस को ब्लैकमेल किया। उसमें सलमान खुर्शीद जैसे लोग, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, ये सब शामिल थे।
और कहा कि मुसलमान बहुत गुस्से में है कि आपने इतना सब कुछ किया और अयोध्या के मूवमेंट में मंदिर के दरवाजे खुलवा दिए नरसिम्हा राव ने, आपने हमें क्या दिया? तो बदले में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मुसलमानों को दे दिया गया, जिससे इस पे हिंदुओं का जो राइट है वो समाप्त हो जाए और हिंदू इनकी कोई कानूनी लड़ाई न लड़ सके, और ये करके चले गए। लेकिन इसके पीछे की कहानी एक और है जो 85-86 में हुई है। जब भारत और पाकिस्तान बटा तो उस वक्त जो हिंदुस्तान से मुसलमान, जिन्हें पाकिस्तान का बड़ा चाह थी, जो ये समझते थे कि वो यहां से जाएंगे तो सभी गवर्नर और कलेक्टर हो जाएंगे, तो यहां जो मुसलमानों के मकान खाली पड़े थे उसको नेहरू जी की हुकूमत ने कहा कि हिंदू जो पाकिस्तान से आए हैं आप इनमें रह लें, उसमें इजाजत दे दी रहने के लिए। और वो हिंदू राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में थे। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया साहब? सबसे पहले राजीव गांधी से डिमांड की कि आप ये काम करें कि ये जितने भी मुसलमानों की प्रॉपर्टीज हैं हिंदुस्तान में, करोड़ों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, इसको आप वक्फ प्रॉपर्टी अनाउंस कर दें। और उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी अनाउंस कर दी। तो एक ही रात में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, बिल्डिंगें हो गई। और आज जो लोग 1 रुपए या 50 पैसे में हिंदू रहते थे, आज 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए देने के लिए मजबूर हैं और मकान खाली कर दिए। तो आपने यहां के मुसलमानों को, आपने रातों रात उससे हिंदुओं को बेदखल किया और वक्फ बोर्ड को आपने वो जमीन दे दी। फिर 91 में ये दिया, फिर 91 में 92 हो गया, बाबरी मस्जिद का सान्या सबको पता है। तो क्या किया गया कि मुसलमानों को खुश करने के लिए रातों रात ये फैसला हुआ कि मुसलमानों को कैसे खुश करें, क्योंकि मुसलमान तो इस देश का खुद होता ही नहीं है। तो क्या किया गया कि एक साहब जो मक्का में 1888 में पैदा हुए थे, 1902 में भारत आए थे, न किसी मदरसे गए, न स्कूल गए, न यूनिवर्सिटी गए, न कॉलेज गए, लेकिन भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने, मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो 1958 में उनकी मौत हो गई। आपने कहा कि मुसलमानों को अपीज करना है क्योंकि बाबरी मस्जिद टूट गई है, तो आपने रातों रात मौलाना अबुल कलाम आजाद को हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत ने दे दिया। मुसलमानों ने कहा हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, इस भारत से हमें क्या लेना देना, हमें तो कुछ और चाहिए। तो फिर क्या हुआ, यहां से समझते समझते आप मेरी बात को समझेंगे। फिर मुसलमानों ने दबाव बनाया और दबाव बना करके ये कहा कि नरसिम्हा राव तो बहुत क्लोज है बीजेपी के, ये तो धोती के नीचे नेकर पहनते हैं और ये तो बहुत हिंदूवादी आदमी है। और उसी के दबाव में करते हुए 1993 में भारत के आईन की धज्जियां उड़ाते हुए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को रौंदते हुए, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि किसी को भी मजहब के नाम से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपने भारत के आईन की धज्जियां उड़ाई। रातों रात भारत की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि हिंदुस्तान में 5 मजहब के मानने वाले माइनॉरिटी में हैं, और आपने उसके बाद में उस ऑर्डिनेंस को पास करा करके नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना दिया। अब ये इसलिए किया कि अगर मुसलमानों को सिंगल आउट करते तो फंस जाते, तो आपने पारसी, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन और मुसलमान, और जिस वक्त यह किया गया उस वक्त की सेंसस की गिनती यह कहती है कि हिंदुस्तान में उस वक्त 50,000 पारसी थे, 1% बौद्ध थे, 1.5% सिख थे, 3% ईसाई थे और 16% मुसलमान थे। तो आपने माइनॉरिटी कमीशन के नाम से अरबों खरबों का बजट बना करके आपने रूट आउट कर दिया कि मुसलमानों को वजीफे दो, मुसलमानों को इसमें छूट दो, उनको बिना इंटरेस्ट के लोन दो। आपने ये किया, तो आपने एक तरीके से हिंदुस्तान के आईन को ताक में रखा और बैकडोर से ये किया। लेकिन 1993 में ये हुआ, उस पर भी कोई नहीं बोला। फिर 94 आ गया, 1995 में एक बड़ा काम हुआ जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाहता था। 1995 में जो अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था 1923 में, वक्फ बोर्ड कानून बनाया था उन्होंने, और उस वक्त यह था कि ये जो प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, ये मानते हैं अल्लाह को वक्फ कर दी है, इसकी देखरेख ये लोग करें और इसमें कोई दखल नहीं होगी। लेकिन उसको चचा नेहरू ने 1956 में अमेंड कर दिया था। 85 में उनकी बेटी के बेटे ने
उस वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के तहत करोड़ों की जमीन दे दी। फिर 1995 में उसमें क्लॉज डाले गए, उसको और ड्रैकोनियन बना दिया गया और यह कहा गया कि जो वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड है इसका सिर्फ इतना ही करना है, जिसको 2013 में जाके कानून बना दिया पार्लियामेंट में पास होने के बाद। लेकिन आप इसको समझे ये क्या है वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड, जिसको बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इस 1995 में यह कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड को इस बात की ताकत दी जाती है कि भारत की प्राइवेट जमीन, पब्लिक जमीन, सरकारी जमीन, ट्रस्ट की जमीन, मंदिर की जमीन, यहां के हिंदुस्तान की किसी जमीन पे भी वक्फ बोर्ड अगर ये क्लेम करे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड को उसके कागज नहीं दिखाने। और आप कागज दिखा नहीं सकते क्योंकि उनसे कागज नहीं। जिसकी जमीन है उसको कोर्ट जाने का भी इख्तियार नहीं है। वक्फ बोर्ड ये कह दे कि ये जमीन मेरी है और आपको नोटिस भी नहीं देगा। अरे भाई, अगर आपका नाम राम सिंह है और आप रह रहे हैं और वक्फ बोर्ड ने आपके मकान को ये कह दिया है कि वक्फ की जमीन है, तो वो ये कहेगा तो आपको नोटिफाई भी नहीं करेगा और वो नोटिस देने की आपको जरूरत भी नहीं है। वो लीगली मना है कि नोटिस, और आपको पता ही नहीं चला। और 3 साल के बाद आपको मालूम है कोर्ट क्या समझेगा उस कानून के तहत? आपको अपने ही मकान में कोर्ट कहेगा आप इंक्रोचर हैं। यह कानून का हिस्सा है। अब इस कानून को बना करके, उसको ताकत दे करके 2013 में जब नरसिम्हा राव चले गए, तो आप देखिए कि क्या क्या खेल हुआ है इस देश में। नरसिम्हा राव चले गए, अटल जी की सरकार आ गई। सॉरी, उसके बाद में फिर बीच में सरकारें आई है छोटी मोटी जो आई के गुजराल। 2005 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, सबसे पहला काम क्या किया? क्योंकि मुसलमानों ने इंदिरा गांधी से कहा कि नरसिम्हा राव तो आरएसएस का गेम खेल रहे थे और हमने आपका साथ दिया। 2005 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक आदमी जो पैदा हुआ था, लाहौर में एक साहब पैदा हुए थे, वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हुए थे, और दूसरे साहब पंजाब के चकवाल डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, वो भारत के प्रधानमंत्री थे। एक का नाम था राजेंद्र सच्चर, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिटायर हो चुके थे। दूसरे का नाम था मनमोहन सिंह। और दोनों ने मिलकर एक सच्चर कमेटी बनाई और यह कहा कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है और इनके पास न बिजनेस है न पढ़ाई है, इसलिए सच्चर साहब आप इसके ऊपर पूरे देश में एक सर्वे करें और रिपोर्ट दें। और वो रिपोर्ट कैबिनेट का फैसला नहीं थी, वो कोई कैबिनेट का फैसला, सोनिया गांधी के कहने पे मनमोहन ने ये किया और सच्चर साहब ने पूरी एक रिपोर्ट दे दी और कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान बिजनेस में बहुत पीछे हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है, उनको लोन दें, तमाम दुनिया जमाने की बातें की। और 2006 में वो रिपोर्ट लागू कर दी गई और करोड़, आज की डेट में सच्चर कमेटी का बजट 5,500 करोड़ है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। यानी माइनॉरिटी कमीशन में न बौद्ध को आपके पैसे की जरूरत है, न क्रिश्चियन को आपके पैसे की जरूरत है, न सिख आपसे पैसा लेते हैं, न पारसी लेते हैं, वहां भी टोटल बजट मुसलमान ही लेते हैं। और ये जो बनाया, ये भी एक्सक्लूसिव बनाया। और ताज्जुब की बात यह है कि ये ना कैबिनेट का फैसला थी, न पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी गई। और तब से ये 2006 से सच्चर कमेटी के नाम पे 5,500 करोड़ रुपए की इमदाद मुसलमानों को बांटी जा रही है। तुम मदरसे खोलो, तुम जो दिल चाहे आईएएस बनो, पीसीएस बनो, वजीफे लो, दुकान के लिए फ्री लोन ले लो, ये सब काम हो रहे हैं। और 2013 में आपने वक्फ प्रॉपर्टी कानून बना करके इस राष्ट्र की इंच इंच जमीन पर मुसलमानों की इस एसोसिएशन, इस बोर्ड को वो ताकत दे दी है कि आज हिंदुस्तान की एक आसान सी आपको मिसाल बताऊं। लोग कहते हैं कि साहब ये बन गया था पुष्पेंद्र साहब 1995 में, लेकिन अभी तक तो कोई हमें ऐसी बात देखने को नहीं मिलती। इसलिए मैं उनके जहन को जोर नहीं डालना चाहता और आसान कर देता हूं उनका रास्ता। 2005 में वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड ने हिंदुस्तान में एक फ्रॉड जगह है जिसे लोग प्यार की निशानी कहते हैं, जिसे हम और आप ताजमहल समझते हैं, उस ताजमहल को वक्फ बोर्ड ने अपने कंट्रोल में ले लिया। कहा यह वक्फ की प्रॉपर्टी है।
उस ताजमहल की देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, जो भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूशन है। मेरे और आपके टैक्स के पैसे से उसकी रखरखाव होता है, लेकिन रखरखाव का पैसा मेरा जाएगा और पूरा उसके ऊपर जो करोड़ों रुपया कमाई है वो वक्फ बोर्ड को 2005 से जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई के लिए सरकार भीख मांग रही है। तो आप सोचिए कि आज जो मस्जिदें बन रही हैं, जिसकी बात आपने कहा, ये मस्जिदें उस एजेंडे के तहत बन रही हैं। इसलिए पुलिस वाला कहता है कि ये जब हाईवे पे मस्जिद बना देते हैं, ये फुटपाथ पे किसी मजार बना देते हैं, मेरे पास कौन सा कानून है कि मैं तोड़ूं इनको? मैं कैसे तोड़ूं इनको? और ये साइलेंट हो रहा है, खामोशी से हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज के पास इसी वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के तहत एक मुकदमा गया। उस मुकदमे को उस जज ने कहा मैं नहीं सुन सकता हूं, बिकॉज इट्स ए लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, बट मैं जानना चाहता हूं इसके जरिए कि इसमें है क्या। उसने सुनवाई नहीं की, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए सारी रिसर्च कराई, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज का ये बयान है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये उसने उसमें कहा कि भारत की जो टोटल लैंड एरिया है उसमें सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस के पास है, और तीसरे नंबर पर भारत की सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और लोगों को यह गलतफहमी दूर नहीं हो रही। ये कमजोर हैं, ये गरीब हैं, ये माइनॉरिटी में हैं। अगर 90 करोड़ लोग इस देश में हैं और 26 करोड़ या 25 करोड़ या 24 करोड़ मुसलमान हैं, तो आप मुझे बताइए इस भारत मां पे कब्जा किसका है? जिसकी जमीन वो मालिक, किराएदार से क्या लेना देना? तो आप जो एक शायर मर गया ना, इंदौर का एक खूबसूरत शायर था, वो यही तो कहता था ना, जो आज साहिब मसनद हैं, वो यही तो कहता ना, हमारे हिंदू समझ नहीं पाते, ताली बजाते थे। ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। राणा, अब उस शेर का मतलब मुनव्वर राणा। तो अब आप नहीं, नॉट मुनव्वर राणा, राहत इंदौरी। हाँ सॉरी, राहत इंदौरी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मेरा कहना यह है कि राहत इंदौरी ऐसे ही शेर नहीं गा रहे थे और इस देश का हिंदू समझ रहा था क्या वाह 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 क्या शेर पड़ा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा डिजाइन तैयार किया गया है, इसलिए आज सड़कों पे मस्जिद, यहां मस्जिद, वहां मस्जिद। लेकिन मेरा दूसरा रुख यह है, एक मुसलमान के नाते कोई मुसलमान, कुरान शरीफ जैसा भी है उस पर डिबेट अलग से हो सकती है, कोई ये बताए कि कुरान में मस्जिद को लेकर के कब ये कहा गया है कि मस्जिद जो है एक सैक्रेड प्लेस है। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए एक जगह है, जैसे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए एक जगह होती है, जैसे पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने की जगह होती है। मस्जिद का कोई सैक्रेड वैल्यू नहीं होता। जैसे हिंदुओं में मंदिर को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं, फिर उसमें एक मूर्ति रखी जाती है और उसे कहते हैं मूर्ति की स्थापना करना, यानी मूर्ति को बाकायदा मंत्रों के साथ वहां पर बिठाना। मस्जिद कहीं भी बना सकते हैं, कहीं से भी हटा सकते हैं। हम और आप भी इस बात को जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब कि वो कौन सी मस्जिद मुझे बताएं जहां उन्होंने नमाज पढ़ी हो और जिसे सऊदी अरब ने सजा के रखा हो कि प्रॉफिट मोहम्मद यहां नमाज पढ़ते थे। क्या सऊदी अरब में रोज मस्जिदें नहीं टूटती? बिल्कुल टूटती हैं। क्या मस्जिदों को लेकर झगड़ा होता है? क्या मुसलमान सऊदी अरब में सड़कों पे नमाज पढ़ सकता है? लेकिन आप गुंडागर्दी की लिमिट ये देखिए कि भारत इज नॉट ए इस्लामिक स्टेट, लेकिन भारत में मस्जिदें कम है ज्यादा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। रोड टैक्स देता हूं मैं, तब मेरा स्कूटर चलता है, तब मेरा 3 व्हीलर चलता है, तब मेरी कार चलती है। उस रोड के ऊपर कोई भी, ये तो हो सकता है कि भारत में तमाम लोग रहते हैं, जब इस हमारे यहां मुहर्रम का जुलूस निकलता है, अरे भाई मुहर्रम का जुलूस निकलता है, सब जानते हैं एक साल में एक बार होता है। उस मुहर्रम के जुलूस को वो किसी भी जगह से निकाल लें, किसी भी एरिया से निकाल दें, आप दिल्ली जैसी जगह में कनॉट प्लेस से निकाल लें, उस कनॉट प्लेस में भी लोग साइड में खड़े हो जाते हैं, पुलिस का बंदोबस्त नहीं होता उतना, और वो अपने या अली या हुसैन कहते हुए ना वो करते हुए चले जाते हैं, कोई पत्थर नहीं फेंकता उनके ऊपर। मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस की बात बता रहा हूं, छोटे मोटे शहर की छोड़ दीजिए। और पुलिस उस
चाक चौबंद होती है कि कहीं कोई बात ना हो जाए। आज तक किसी ने पूछा? किसी ने आज तक ये कहा कि सड़कों के ऊपर ये मजलिस का जुलूस क्यों निकलेगा? क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत से हिंदुओं के भी ऐसे फेस्टिवल हैं जो सड़कों पे होते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव जो है वो सड़कों पे होता है, तो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग। लेकिन हर जुमे को डेलिबरेटली आप उस जगह नमाज के नाम पे बैठ जाते हैं और लोग ये सोचते हैं भाई चलो 10-15 मिनट की बात है। आपकी नियत नमाज पढ़ना नहीं है, आपकी नियत नमाज की नियत बांध करके गुंडागर्दी करने की है, डिमोस्ट्रेट करने की है, पावर और माइट दिखाने की है कि हम हिंदुस्तान के हिंदू को उसके सामने अपने मजहब की आस्था का ध्यान रखते हुए, नियत बांधते हुए ये गुंडागर्दी करेंगे और अगर कोई हमें हटाएगा तो हम पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत को हिला देंगे, आग लगा देंगे। ये डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये डिमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। इसलिए भारत में कभी कभी होता था ये, कहीं कहीं होता था ये। अरे हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिस मकान में रहते थे, उस मकान पे इमादुल मुल्क रोड पे एक मस्जिद थी और वो मस्जिद से लगा हुआ हमारा घर था। तो हमारे घर की लॉन में मुसलमान नमाज पढ़ते थे। मस्जिद में पढ़ते पढ़ते जुमे की नमाज में जब गिनती ज्यादा बढ़ जाती थी तो वो पढ़ते थे, तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अरे भाई ठीक है भाई, वो जगह कम पड़ जाती। लेकिन आज आप हर वो काम कर रहे हैं जिसकी आड़ में इस्लाम खड़ा करते हैं। अगर मर्द हो तो कहें कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हम गुंडागर्दी के लिए पढ़ेंगे। क्योंकि हिंदू जिस तरीके से अपनी पूजा पद्धति को एक तरीके से इज्जत देता है, इसी तरीके से समझता है कि भाई मुसलमान इबादत कर रहे हैं, इज्जत के लिए खामोश हो जाता है। लेकिन इस भावना को, इस फीलिंग को, इस इमोशंस को आप अपनी गुंडागर्दी और हिंदुस्तान के अंदर अपनी माइट दिखाना, पावर को डिमोन्स्ट्रेट करना, ये आप करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। गुड़गांव नहीं, जगह जगह होगा। फिर आप सोचिए, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे बंगाल हो, सब जगह होगा ये। और ये रिएक्शन फिर रुकेगा नहीं। फिर ये तय करना है कि असली मस्जिद में भी नमाज पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए ये एक डेलिब्रेट है और ये चाहते हैं हिंदू प्रवोक हो और दुनिया में ये मैसेज जाए कि मुसलमान कितना मजलूम है, मुसलमान कितना कमजोर है, कितना डराया जा रहा है और मोदी कितना नादिर शाह है और मोदी कितना। ये एक एजेंडे के तहत हो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सब जगह होगा। हम तो दिन भर हजारों लाखों क्या कहते हैं ईमेल रिसीव करते हैं और कहां छोटे छोटे लोग क्या क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस इस्लाम के बारे में लोग समझ रहे हैं, मोहम्मद साहब कौन थे, अबू बकर कौन था, आयशा जी कौन थी, फातिमा कौन थी, खतीजा, ये जैसे जैसे पढ़ेंगे लोगों को समझ आ रहा है कि उन्हें बताया क्या जा रहा है और है क्या। और मेरा तो एक मशवरा है, हिंदुस्तान में औरंगजेब की तारीख, बाबर की तारीख, अंग्रेजों की तारीख, पुर्तगालियों की तारीख, इस्लामिक हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई जाती भारत में? जंगे बद्र क्या थी, क्यों हुई, ये पढ़ाया क्यों नहीं जाता? अली को मारने वाले कौन लोग थे, उनको बचाने वाले कौन लोग थे? आशा ने कितनी जंगें लड़ी? प्रॉफिट मोहम्मद साहब की पहली वाइफ कौन थी? भाई भगवान राम के पिताजी की 3 पत्नियां थी, सबको पता है। तो हम जब ये पढ़ते हैं तो इसे जानने में तकलीफ क्या होती है, आप बताएं। खुद मुसलमानों को जगह जगह बताना चाहिए जाकर के, और बताना चाहिए कि ये जो शिया हैं जो सड़कों पे मुहर्रम मनाते हैं, जरा पूछें लोग, ये हिंदू काफिर मुसलमानों से ये पूछे कि ये बताइए कि ये अपनी मजलिस में किसके बारे में बोलते हैं, ये किसको बद्दुआ देते हैं, ये किसकी तारीफ करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के बेटी के कातिल, दामाद के कातिल जब सड़कों पे उतरते हैं, शिया जब मातम मनाते हैं, तो लखनऊ की सड़कों पे शियाओं के मातम के खिलाफ सुन्नी खड़ा होता था, हिंदू नहीं खड़ा होता था। इसलिए जो मोहम्मद के सगे न हुए, उनके दामाद के सगे न हुए, उनकी बेटी के सगे न हुए, वो हमसे भाईचारा निभाएंगे। तुमने इस्लाम को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक टूल, एक हथियार के रूप में पूरी दुनिया में पेश किया है। अब उसका मजा तुम दुनिया में चख रहे हो। तुम डरा करके किसी दुनिया में नहीं रह सकते। हिंदुस्तान की किसी भी हुकूमत ने, वो कैसी भी रही हो, कभी मुसलमान को डराने की कोशिश नहीं की। लेकिन
आज ये मुल्क जो कभी नहीं था, जो ये सोचता नहीं था, जिसकी नसें ये नहीं थी, जिसकी सोच ये नहीं थी, जिसकी जड़ें ये नहीं थी, वो भी ये कहता है कि 2002 बार बार होते रहना चाहिए, क्योंकि इनका डर जब तक इनको नहीं लगेगा तब तक ये किसी दूसरे को जीने नहीं देंगे। आप बंगाल में मारेंगे, आप दिल्ली में अंकित शर्मा के 56 बार चाकू मारकर भारत की सरकार को ये डराएंगे कि आईबी के अफसर को हम मार सकते हैं। तो भाई दुनिया बहुत दिन तक गुंडागर्दी से नहीं चलती है, लिहाजा ये सड़कों पे नमाज पढ़ना हराम है। ये जो लोग पढ़ रहे हैं ये बोको हराम के लोग हैं, ये आईएस के लोग हैं। सलमान खुर्शीद को इनके बारे में बताना चाहिए, दिग्विजय सिंह को इनके बारे में बताना चाहिए, भगवान राम और सीता के बारे में नहीं बताना चाहिए। हमारे यहां भगवान राम श्रीलंका गए थे अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए, सोने की लंका थी। अरे भाई वहां से 2 तोला सोना लेके नहीं लौटे थे। और जिस दिन भी देश के लोगों को पता चल जाए कि भगवान राम वहां से सोना लेके लौटे थे, इस देश का आदमी उनकी पूजा नहीं करेगा। उनकी पूजा इसलिए करता है कि वो एक अधर्मी ने कोई काम किया, उसके गए, उसको मारा, अपनी पत्नी को छुड़ाया और वहां का राज वहीं के लोगों को देके वापस आ गए। हमारे यहां माल गनीमत नहीं है कि माल आपस में बटेगा, लूट का भी बटेगा और औरतें भी बटेंगी। हमारे यहां कोई किताब ये नहीं कहती है। इसलिए 2 सभ्यताओं का टकराव है, इज ए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। आप उसे मजहब कहते हैं, मैं उसे ओपिनियन कहता हूं। आपकी एक विचार है, ईसाइयत भी एक विचार है, ऐसे ही इस्लाम भी एक विचार है, सिखिज्म भी एक विचार है, लेकिन ओपिनियन सनातन नहीं है। सनातन साइंस है, शुद्ध साइंस है, जो कायनात बनाई है, ऊपर वाले ने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है। हम उस कायनात को किस तरह प्रिजर्व किया जाए, उसको वो लौटा दे जो हमने उससे लिया है, यही सनातन है। लिहाजा मस्जिदों के खिलाफ, मजारों के खिलाफ मूवमेंट चलेगा और वक्फ प्रॉपर्टी कानून और ये कानून जो बना करके इस देश में इस्लामी गुंडागर्दी पॉलिटिकल पार्टियों को आपने खरीद करके बनाया है, इसका अब रिएक्शन हो रहा है और होगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद का कोई कार्टून बनाए। अरे भाई, तो मैं ये पूछ रहा हूं, जब प्रॉफिट मोहम्मद को आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, तो कोई कुछ भी प्रॉफिट मोहम्मद का बनाए, मुझे क्यों बुरा लगेगा? हम कैसे मान लेते हैं कि जिसने कार्टून बनाया है ये प्रॉफिट मोहम्मद की बनाया होगा? बनाते रहो जिसको जो बनाना है। कोई शक्ल किसी को पता थी उनकी? और जब किसी की शक्ल नहीं होगी ओरिजिनल, तो उसका कार्टून कैसे बन सकता है? सही। होता मैं कोई इलॉजिकल बात कर रहा हूं? बट मेरा कहना है कि ये सारा डिमॉन्स्ट्रेशन जो है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, ये पावर कैप्चर की लड़ाई है। इस्लाम उसमें टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। उसमें नमाज भी जो है मतलब इन्वॉल्व की जा रही है, रोजे को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, जैसे कश्मीर में होता है कि देखिए रमजान का महीना चल रहा है, भारत को सीज फायर कर देना चाहिए। अरे रमजान के वक्त में तो तुमने तब भी लड़ाई लड़ी थी, जब डायरेक्ट एक्शन तुमने 1946 में किया था, तब भी रमजान का महीना था, तब भी सोहरावर्दी ने हिंदुओं को मारा था बंगाल के अंदर। जंगे बद्र भी उस वक्त हो रही थी जब रमजान का महीना था। तो भारत सरकार तो रमजान की वजह से अपना सीज फायर कर दे, लेकिन दहशतगर्द मुसलमान जो आ रहा है उसका सीज फायर नहीं होता। पाकिस्तान के फौजी का फायर जो है वो सीज फायर नहीं होता। तो हमसे बड़ा कौन है मुसलमान? हमसे बड़ा कौन है मुसल्लत जिसका ईमान है? हम तो तब भी मानते हैं और अपने ही लोगों को खो रहे हैं, अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी टेरिटरी को खो रहे हैं, तब भी हम उसको मानते हैं। तो नमाज पढ़ना, हिंदुस्तान की हुकूमत को डराना, और बहुत दिन तक डरा के किसी को नहीं रख सकते, दुनिया में कोई नहीं रख सकता। इसलिए ये मुसलमानों को, पूरी दुनिया के और खासतौर से हिंदुस्तान के जो फुटकर मुसलमान हैं, जो दानिश्वर कहते हैं, जो बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, अगर उन्होंने वक्त रहते, जिन्हें वो जाहिल कहते हैं, अगर उन्हें नहीं समझाया तो फिर न जावेद अख्तर की जरूरत है, न नसरुद्दीन शाह की जरूरत है, न फिर मैडम शबाना आजमी की जरूरत है। और फिर ये लड़ाई आमने सामने की होगी और फिर इस लड़ाई में कोई कानून, कोई पुलिस किसी को नहीं बचा पाएगी। मैं उस दिन के से डरता हूं, उस दिन के लिए सोचता हूं कि यह कम से कम हमारे सामने न हो। लेकिन सच बोलने से गंदगी अगर बाहर आ जाती है तो जल्दी आ जाए,
अगर आप इसे झूठ बोलना चाहते हैं, सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भाईचारा, गंगा जमुना, ये बहुत दिन तक इसलिए चला कि लोगों को पता नहीं था। तो मस्जिद के बाहर निकल करके मस्जिद के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा करके आप जो काम कर रहे हैं, सड़कें घेर रहे हैं, लोगों के, हिंदुओं के घरों की छतों पे चढ़ के नमाज पढ़ रहे हैं, आप उनके घर के दालान में नमाज पढ़ रहे हैं, और वो लोग छुप के बैठ जाते हैं। दिल्ली में कई कॉलोनीज पे लोग मकान छोड़ के चले गए। अगर ये सिलसिला ज्यादा दिन रहा तो इसका क्या रिएक्शन होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आप ध्यान रखिए कि डर का जवाब फिर डराने से ही होता है। कोई ऐसा ना हो कि लोग ये सोच लें कि अभी भी वक्त है, इस देश की पुलिस भी हिंदू है, इस देश की पुलिस भी सेना है, लेकिन वो भारत सरकार के मैंडेट से चलती है। वो ऐसा नहीं होती, वो हिंदू नहीं होती। अगर जिस दिन हिंदू हो जाएगी फिर बहुत लोग मिलेंगे नहीं। इसलिए खुदा का खौफ खाएं, होश के नाखून खाएं कि हिंदुस्तान की मेजॉरिटी से उस तरीके से वहां तक उसे बैक टू द बॉल ना करें कि जहां से वो रिएक्ट करना शुरू कर दे। ये गुंडागर्दी चलेगी और ये सियासी लीडर खुद भी मरेंगे और इन्हें भी मरवाएंगे। और ऐसा नहीं कि मुसलमान इस बात से अवेयर नहीं है, लेकिन मुसलमान को यह लगता है कि ये करने से ही हम पावर कैप्चर होंगे, यही हमारी मस्कुलर पावर है, यही इस्लामिक तलवार है, यही टीपू सुल्तान है। ये बहुत दिन तक टीपू सुल्तान और मस्कुलर ताकत नजर वजर नहीं आती। ये कहानी किस्से की बातें तो होती है। जी पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने भी आजकल एक स्टडी शुरू की हुई है जिसका मैं पहला प्रोग्राम पेश कर चुका हूँ कि इस्लाम कैसे आया। और जैसे कि आपने कहा कि हजरत अली का कत्ल किसने किया, तो पहले 4 खलीफाओं में 3 कत्ल हुए हैं और तीनों मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए, तीनों साहबी के हाथों कत्ल हुए हैं। और जंगे जमल के बारे में मैंने बताया कि जंगे जमल हजरत आयशा जोजाए रसूल और हजरत अली दामाद रसूल के दरमियान हुई, जिसमें 10,000 साहबी मारे गए। हजरत अली जीते। हजरत अली से पूछा गया कि जन्नती कौन होगा, तो उन्होंने कहा दोनों जन्नती हैं। जैसे आज तालिबान कहता है कि आईएस भी जन्नती है और तालिबान भी जन्नती है। तो बड़े मसले हैं। जब 3 खलीफा कत्ल हुए, जब इस्लाम का मैसेज जो प्रॉफिट मोहम्मद लाए थे इतना ही अगर अट्रैक्टिव था, तो वो लोग जो उनके कंपेनियन थे वो आपस में लड़ मरे। तो बड़े मसले हैं। मैंने उसका पहला प्रोग्राम पेश किया है, अब दूसरा प्रोग्राम इस हफ्ते में बना रहा हूँ। बड़ी मसले हैं जंगे बदर के बारे में। अब हमारे कुरान में है अलम तरा कैफा फाला रब्बुका अस्हाबिल फील, एक आयत है, पूरी सूरत है कि हाथियों का एक लश्कर आया था मक्का पे हमला करने के, और अल्लाह ने परिंदे भेजे जो कंकर फेंकते थे और हाथी सारे मर गए, वो लश्कर पूरा मर गया। अंग्रेज ने इसकी रिसर्च रिपोर्ट पेश की है कि वो एक्चुअली पत्थर फेंकने से लाल निशान नहीं हुए थे, उस लश्कर को चेचक हो गया था। हमारे यहाँ इसको, तो ये सब चीजें मैं पेश कर रहा हूँ। मुझे भी ये लोग काफिर मानते हैं, मेरी भला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो हम सामने पेश करेंगे। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत टाइम ले लिया, मजीद थोड़ा सा टाइम लूंगा। नहीं, जरूर जरूर, कोई बात नहीं कि आपके लिए कोई किस्म का मामला नहीं। आप पूछे। भारत में एक बड़ा मसला है इलेक्शंस, क्योंकि होता यह है कि पाकिस्तान में तो एक ही दिन प्रोविंशियल इलेक्शन हो गए, एक ही दिन नेशनल इलेक्शन हो गए, 5 साल फिर छुट्टी। हमारे यहाँ भारत में ये होता है कि हर साल 3-4 इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में किसी को भी अपीजमेंट करनी पड़ती है। इवन यहाँ यूके यूएसए में भी होती हैं। और इलेक्शन पॉलिटिक्स आपकी नेशनल पॉलिटिक्स या नेशनल इंटरेस्ट को बड़ा अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अभी शायद पंजाब इलेक्शन की वजह से फार्मर्स लॉ वापस लिए गए। आप पंजाब इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ दी, नवजोत सिद्धू भी वापस कांग्रेस से निकल रहा था, फिर वापस आया। क्या बीजेपी और आपका अलायंस होगा, और क्या वहां पे चांस है? क्योंकि पंजाब इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस विज़-अ-विज़ पाकिस्तान बॉर्डर। देखिए, इसके दो पहलू हो सकते हैं। कुछ लोग इसको इमीडिएटली, जो एक तो कहते हैं ना कि देखिए आरिफ भाई, मैं आपसे किसी बात पे मेरी डिफरेंट ओपिनियन हो या डिफरेंट राय हो,
एक तो ये होता है, लेकिन मुझे आपसे इतनी नफरत है कि मैं कहूं कि आपकी आंखें ही नहीं है, आपके बाल ही नहीं है, तो ये पागलपना होता है। हमारे यहां दो चीजें हैं कि मोदी ने ये बिल वापस ले लिया और मोदी झुक गया, मोदी डर गया, और क्योंकि इलेक्शन उसमें एक एंगल है कि साहब इलेक्शन, तो मोदी को क्या ये इलेक्शन 4-5 दिन पहले ही याद आए थे? इलेक्शन तो पहले से तय था कि 22 में इलेक्शन होने जा रहा है, और ये पिछले ऑलमोस्ट साल भर से ऊपर हो गया इनको बैठे हुए, तो इसमें तो कोई बात छुपी हुई नहीं थी। तो फिर मोदी को क्या इतनी अकल नहीं थी कि मैं इलेक्शन के ऑलमोस्ट आसपास जब ये लूंगा तो मेरे बारे में मैसेज क्या जाएगा कि मेरी एक 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 इमेज है, एक सख्त प्राइम मिनिस्टर की इमेज है, एक डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर की इमेज है, एक कन्विक्शन वाले प्राइम मिनिस्टर की इमेज है। वो अपनी इमेज को टार्निश करेगा क्योंकि किसानों के बिल वापस लेने से जीत की गारंटी होती है। मैं ये नहीं मानता कि मोदी के मूव को अगर आप देखें तो मैं उसको इस तरीके से देखता हूं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश, आप याद करें कि पंजाब का जो जब खालिस्तान मूवमेंट था तो यही जगह सबसे ज्यादा थी, और लोगों को पता नहीं है कुल मिलाकर के पूरे देश में सिखों की जो कत्लेआम हुआ था वो दिल्ली में 3.5 था, देश भर मिला के और 4-5 हजार मान लीजिए, लेकिन ऑलमोस्ट करीब करीब 40,000 हिंदू पंजाब में मारा गया था। बसों से उतार के, टैक्सियों से उतार के गांव साफ हो गए। वो चर्चा नहीं हुई इस देश के अंदर, लेकिन मोदी के दो मूव को देखें। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने एक फैसला लिया, और फैसला यह लिया कि जो पंजाब का बॉर्डर पूरे पाकिस्तान से लगता है, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खड़ी होती है, इस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हर स्टेट में होता होगा। हर स्टेट मींस हर मुल्क में ऐसा होता होगा, लेकिन मुझे तो अपने मुल्क का पता है कि जो बॉर्डर होता है जहां बीएसएफ खड़ी होती है, जहां रूटीन में वो उसको गार्ड करती है, उसका एक एरिया फिक्स होता है कि बॉर्डर से कितनी अंदर तक वो उसके कंट्रोल में एरिया रहेगा। सिर्फ वो बॉर्डर की पट्टी नहीं होती, कुछ एरिया होता है। तो अमूमन वो 15 किलोमीटर का एरिया होता है हर स्टेट में जहां इंटरनेशनल बॉर्डर लगा होता है, कि बॉर्डर पे बीएसएफ होगी, उसको 15 किलोमीटर अपने अंदर तक वहां अगर कोई भी एक्टिविटी होगी तो बीएसएफ विल कैच हिम, उसको पकड़ेगी और उसके बाद वो पुलिस को दे देगी। अभी क्या किया था नरेंद्र मोदी ने कि जब ये ड्रोन वाला मामला आने लगा तब बहुत सारी चीजें होने लगी, और जिस तरीके से सिद्धू साहब ने ये सब करना शुरू किया, और ये पूरे किसान आंदोलन के आपने देखा कि कनाडा के सिख भी आ गए, किसी ने 5 करोड़ का इनाम रख दिया, किसी ने 2 करोड़ का इनाम रख दिया। दे वर प्रोवोकिंग मोदी and they were trying to divide Hindu versus Sikh with the help of so-called Muslim leader और एंटी मोदी लॉबी which is available throughout the country। सब लोग इसके पीछे खड़े हो गए कि भाई ये होता रहे। उनका एजेंडा राजनीति थी, लेकिन लार्जली पाकिस्तान से लेकर के जो दूसरी लोग जो भारत के उसमें दुश्मन है, उनका एजेंडा था कि ये डिवाइड बढ़ जाए और इस डिवाइड को उस पीक पे ले जाया जाए जैसे 1984 में हुआ था, और सरकार मजबूर हो जाए। तो मोदी ने पहला एक कदम उठाया था 2-3 महीने पहले, वो खबर बड़ी नहीं बनी। वो ये था कि मोदी ने कहा कि जो पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, उस बॉर्डर पे पहले जो 15 किलोमीटर के इलाके में बीएसएफ मूव कर सकती थी, बीएफ किसी को पकड़ सकती थी, उसका दायरा बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास ये पावर आ गई कि इनसाइड इंडिया वो 50 किलोमीटर तक उसकी विल चलेगी। तो उसकी वजह से इनको लगा कि 50 किलोमीटर में तो फिर हम आसपास नजर ही नहीं आएंगे। हमारे लोग 50 किलोमीटर जब कवर करेंगे तो वहां पे जो फोर्स का आदमी 50 किलोमीटर अंदर तक आ गया तो वो इसका मतलब फिर तो एक्टिविटी हम बॉर्डर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से बड़ा हंगामा हुआ। और ये मूव किस लिए उठाया गया? वो ये जान रहे थे, उनके पास रिपोर्टें थी कि इस पूरे मूवमेंट के जरिए इस देश में एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जहां हुकूमत जो है ऐसे कदम उठाए जिससे हिंदुस्तान का जो सोशल फैब्रिक है वो टूट सके, और उस आपाधापी के अंदर जो होगा उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है कि मोदी को डाउन करो। उनका एजेंडा यहीं तक था, लेकिन वो इन्हीं के साथ खड़े हुए। लिहाजा मोदी ने क्या किया, आप उस दिन का जिक्र करें कि जिस दिन वो जो आपके जो वो बना है हमारे आप गुरुद्वारा, उसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया।
और पर्टिकुलर डे पे किया जानबूझ के। दे जस्ट वांट टू गिव द मैसेज टू द सेक ऑफ दिस कंट्री, डोंट बी मिसगाइडेड बाय द एंटी इंडिया एलिमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड। वो बार बार ये कोशिश कर रहा है कि सिख तुम वो लोग हो जिनके बच्चों को दीवारों में चिनवाया गया, जिनका शीशगंज गुरुद्वारा लाल किले के सामने बनाए, वो किन मुगल राजाओं ने कटवाई गर्दनें सिखों की, किसने कटवाई? वो बार बार ये मैसेज दे रहा है, भाई तुम गलत हाथों में जा रहे हो, ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि आप दिल्ली और पंजाब के और कश्मीर में इसको बढ़ावा मिल रहा है। लिहाजा उसको लगा कि इस सब की जड़ ये है कि धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो गए हैं इस मूवमेंट के माध्यम से। इसमें एंटी मोदी फोर्सेस, एंटी इंडिया फोर्सेस, इसमें चर्च की लॉबी भी शामिल है, उसमें जिहादी भी शामिल है, उसमें मुल्ला मौलवी भी शामिल है, और कोई बिरयानी बना रहा है, कोई गुरुद्वारों में खीर बांट रहा है। ये सारा का सारा खेल एक लगातार पिछले साल भर से चल रहा था। क्या हिंदुस्तान का जो सिंबल है लाल किला, जहां से आप तकरीर करते हैं, कौम को खिताब करते हैं, जब उसमें वहां झंडे को उतार करके वहां आपने गड़बड़ किया, तो क्या भारत की हुकूमत और दिल्ली की पुलिस जो होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर में आती है, क्या उनको यह नहीं पता था कि हिंदुस्तान के मॉरल पे क्या असर पड़ेगा? क्या वो गोली से नहीं मार सकते थे? लेकिन वो प्रोवोक करके चाहते यही थे, इसलिए दिल्ली में पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया। ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया गया कि इसके रिपरकशंस काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, और जो पर्पस है वो बिल कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दो मैनिफेस्टो के अंदर इसी बिल में जो लाया गया है वो पहले से अनाउंस कर चुके थे, लेकिन अब डेस्परेशन है। तो कुल मिलाकर के मैं ये मानता हूं कि मोदी इस बात को स्मेल कर रहे थे कि इसीलिए अमरिंदर सिंह मिलने आए थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब मिलने आए थे अमित शाह से, और अमित शाह को जो उन्होंने फाइल दी है, अमित शाह को जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, इसलिए आपने ध्यान होगा कि जब वो कॉरिडोर खुल रहा था तब भी उन्होंने कहा था, तब भी वो इसके खुश नहीं थे। और जिस तरीके से सिद्धू उस पार्टी का रहते हुए बाजवा से गिले मिला, तब भी उन्होंने कहा ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। ये एक तरीके से अगर आप अमरिंदर सिंह को देखें तो अमरिंदर सिंह तो कांग्रेस पार्टी के उस दौर के हैं जिन्होंने सोनिया की शादी में इन्वॉल्व थे। ये लोग तो मीडिएटर थे उस जमाने के। लेकिन अमरिंदर सिंह एक हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं। ये बात मैं पिछले 5 साल पहले भी कह चुका हूं, 4 साल पहले भी कह चुका हूं। और उन्होंने बाकायदा बीजेपी के सामने एक चैलेंज था। बीजेपी ने कहा कि क्योंकि वहां उनकी कोई लोकल लीडरशिप कभी नहीं थी और वहां अकाली दल से उनका एक मुआहदा था, अकाली दल में बाप बेटे थे और एक वो लड़की थी, यही 3 लोग चलाते थे। और अगर आप ध्यान से याद करें तो अकालियों ने ही वो उस जमाने, जिस जमाने आप वहां भिंडरवाला पैदा हुआ और ये तमाम सारी चीजें हुई, उसमें अकालियों का बड़ा रोल था। देवर बिहाइंड दिस। लेकिन बीजेपी के पास उस तरीके की सेंट्रल लीडरशिप भी वीक थी, और पाकिस्तान, उनके पंजाब में इनका पास कोई लीडर नहीं था, तो ये सिर्फ एक खाना पूरी के लिए अकाली के साथ चलाते थे। बार बार मुझे याद है 2014 के बाद जब सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी ने अकाली दल को साथ रखा और अपनी एक जगह गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हम प्रकाश सिंह बादल का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत की माइट और भारत की प्रभुसत्ता यानी सॉवरेनिटी के लिए हमारे साथ खड़े रहे, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और सरदार के भेष बदल करके ही नरेंद्र मोदी इमरजेंसी के जमाने में गए थे। ये तमाम सारी चीजें हैं। तो वो बार बार ये मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन अकाली दल ने जिस तरीके से सरकार को छोड़ा, उनकी जो बेटी साहिबा हैं प्रकाश सिंह बादल साहब की, उन्होंने पार्टी छोड़ी, मंत्री का जो अपना जो उनका ओहदा था वो छोड़ा, और वो भी किसानों में कूद गई। तब उनको लगा कि दिस इज द टाइम टू चेक, और उसके बाद अकाली दल को उन्होंने एक तरीके से खुली छूट दी। अकाली दल सरकार के खिलाफ बोला, फिर वो सरकार से बाहर चला गया, और फिर अमरिंदर सिंह से लगातार बातचीत हुई। अमरिंदर सिंह से इस चीज में तय हो चुका था कि अमरिंदर सिंह इसको नहीं होने देंगे। उन्होंने लास्ट कोशिश की कि सिद्धू को कंट्रोल करें, और आखिर में जाकर के वही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे जो बिल वापस लेने की कहानी पिछले 4-5 महीने पहले शुरू हो गई थी। इसके लिए एप्रोप्रिएट दिन तलाशा जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि हम इसको एक ऐसे दिन करें जिस पर्पस से, जिस डर से, जिस खदशात के तहत चलते हुए ये मामला डिरेल हो रहा है, उसी दिन का हम इस्तेमाल करें, उसी दिन पे ये मैसेज दें कि हम
भारत की सरकार में कौन प्रधानमंत्री है कौन नहीं है, ये हिंदू और सिखों का मामला नहीं है, हिंदू और सिख एक ही मां के बेटे हैं, इस तरीके का मैसेज था। ये 5-6 महीने पहले हो चुका था सब कुछ। अब लोगों को लगता है कि ये यकायक हो गया, इसलिए अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस से बाहर आए, अपनी पार्टी का ऐलान किया और साफ साफ कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़के मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ होगा, अलायंस होगा और उनके साथ में हुकूमत बनाऊंगा। अब भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त जो पंजाब में अपनी लीडरशिप नहीं मिल रही थी, वो अमरिंदर सिंह एक तरीके से बीजेपी के हो गए। वहां उनको इतने वैसे ही आदमी मिल गया जिसकी जरूरत थी, और क्योंकि बीजेपी का वहां बहुत बड़ा बेस नहीं है, हिंदू वहां माइनॉरिटी में है, इसलिए ये पार्टी बनी और अब ये हुआ। और फिर अमरिंदर सिंह को जब बाहर आ गए तो क्योंकि अमरिंदर सिंह भी एक सरदार हैं, उनको भी ये मैसेज देना था कि देखो मेरे ये कहने से पार्टी ने ये किया, और उसके बाद सोनिया गांधी ने उनको मजबूर किया कि वो भारतीय कांग्रेस पार्टी छोड़ें, वो बाहर आए। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने एक पंजाब को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल जो साजिशें थी उसको खत्म करते हुए इस आंदोलन को डिफ्यूज करने के लिए जो किसी ने नहीं सोचा था वो अनाउंस कर दिया, और ऐसे दिन किया जब सरदारों का सबसे बड़ा पर्व होता है। तो दो मैसेज थे, एक सोशल मैसेज था, एक पॉलिटिकल मैसेज था, और एक इंटरनेशनल ताकतें जो पैसा कनाडा से और लंदन में जो कुछ लोगों ने पंचर जोड़ जोड़ के कमा लिया है वो यहां भेजते थे, अनाउंस करते थे, उनको भी मैसेज देना था। लिहाजा मैं ये नहीं मानता कि ये चुनाव का मामला था। चुनाव का मामला तो हिंदुस्तान में लोग इतने समझदार हैं कि भाई आज चुनाव कल 3 महीने बाद होने वाले, नरेंद्र मोदी डर गए, कहीं ऐसा होता है। लेकिन पंजाब बचाना, पंजाब में 50 किलोमीटर का दायरा वहां तक लाना, और उसके बाद अमरिंदर सिंह जो बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि उन्होंने जंगें लड़ी, 65 की जंग लड़ी है उन्होंने, तो ऐसा नहीं क्या कहते कि वो कोई बिगड़े हुए या कंफ्यूज सरदार हैं, उनको ला करके आगे उसने एक मास्टर स्ट्रोक में कह सकता हूं एक चेकमेट करा कि कांग्रेस का जो सबसे कद्दावर लीडर था पंजाब में वो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है, नेशनलिज्म। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसको हम अगर ऐसे देखेंगे तो ये बहुत हल्की, बहुत सतही एनालिसिस होगी कि चुनाव में जीतने के लिए किया। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव आप नहीं हारने जा रहे थे, पंजाब की तो समझ में आती है, उत्तर प्रदेश में तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश में सिख कौन सी बहुत बड़ी मेजोरिटी में है, कुछ भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश के 2-4 जिलों को छोड़ दें, वहां के किसान, क्योंकि वहां बैठने से रुपया पैसा खाना पीना सब कुछ चल रहा था, आपने देखा 5 स्टार किस्म का धरना था, तो बीजेपी को क्या फर्क पड़ने वाला था भाई, 303 में से अगर 250 रह जाती तब भी सरकार बन जाती उनकी। तो उत्तर प्रदेश ज्यादा बड़ा उनके लिए स्टेट था ना कि पंजाब, लेकिन पंजाब जिन हालातों की तरफ बढ़ रहा था वो उनके लिए बड़ा था। लिहाजा मेरा, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं उसको इलेक्शन से नहीं जोड़ता, बल्कि इससे जोड़ता हूं कि मुल्क की दिफा को बचाना था, इसलिए ये फैसला लिया गया है। मेरा मानना, मैं ये नहीं कह रहा कि यही सही होगा, लेकिन मैं उसको इस तरह देखता हूं कि 4-5 महीने पहले से ये कवायद चल रही थी, अमरिंदर सिंह से बातचीत चल रही थी, साइलेंट चल रही थी, कब करें, किस मोड़ पे करें, कैसे करें, और अमरिंदर सिंह को इस बात का लीवरेज देना था कि देखो मैंने बातचीत सरकार से कर रहा था, लगातार कर रहा था, लेकिन इस सिख का ये जो पूरा मूवमेंट था इसे सिख वर्सेस हिंदू बनाया जा रहा था, और इसमें इंटरनेशनल ताकतें इंक्लूडिंग पाकिस्तान दखल देने वाला था, इंटरेस्ट फैलाना चाहता था। लिहाजा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं माने, और आज मेरे हटने के बाद एक तरीके से अमरिंदर सिंह को पूरी ताकत दी है इन बिल को हटाने के बाद, जो वो ये कह सकें कि मेरे नेगोशिएशन के बाद ये हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पे राजी नहीं थी, क्योंकि उनका एजेंडा किसान नहीं थे, नरेंद्र मोदी को हटाना था पूरे देश में। मेरा एजेंडा नरेंद्र मोदी को हटाना नहीं था, मेरा एजेंडा किसानों को बचाना था, पंजाब को बचाना था। तो सिद्धू जो बाजवा का गला मिलेगा, वो कांग्रेस पार्टी उसको एक सेंसिटिव स्टेट में अपना प्रेसिडेंट बनाएगी, अपना अध्यक्ष बनाएगी, इससे मंसूबे नजर आते हैं। लिहाजा मेरी अपनी एनालिसिस है, मैं ये मानता हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं और ये बाद में साबित भी होगा। इसलिए चुनाव की हार जीत से इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जाता, क्योंकि मोदी की वो इमेज नहीं है, और वो ये भी जानते थे कि इसके होने के बाद कुछ राग दरबारी लोग आ जाएंगे, कोई गिटार बजाएगा, कोई पीपनी बजाएगा, कोई ढोलक बजाएगा, तो वो असदुद्दीन ओवैसी आ गया ना उत्तर प्रदेश में,
कि हम शाहीन बाग बनाएंगे, तो हमने तो कहा कि अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की और खासतौर से उत्तर प्रदेश की गली गली में शाहीन बाग बनाओ, जरा करके तो देखो। 303 नहीं, जितनी सीटें उतनी आ जाएंगी यूपी में, करके तो दिखाओ। और देखें मुसलमान बुरखे वाली औरतें और बुजुर्ग औरतें कहां कहां बैठती हैं, गोरखपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, अलीगढ़ में, मेरठ में, जहां जहां बैठना चाहे बैठ जाए। ये उनको समझ नहीं आ रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी जो ये कह रहे हैं, हम कहें कि अल्लाह करे उनको अकल दे और वो उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग जगह जगह बना के दिखाएं, फिर देखिए क्या होता है। इसलिए किसान के जो बिल हैं वो मैं समझता हूं इस कारण से हटाए गए हैं, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहां तो ऐसे ऐसे हमारे यहां दानिश्वर सहाफी मौजूद हैं कि नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए योगी के कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह तस्वीर सिर्फ खिंचवाई गई है ताकि ऑडियंस को यह मैसेज दिया जाए कि नरेंद्र मोदी योगी के साथ हैं, अंदर से तो योगी को वो समाप्त करना चाहते हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी अक्लमंद होगा, और मैं मान भी लूं थोड़ी देर के लिए कि 2024 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी को लड़ना है, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा हमारे यहां का सूबा है जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, 80। अगर 80 सीटों वाले सूबे में नरेंद्र मोदी, जो वहां का सबसे ताकतवर और मोस्ट एक्सेप्टेबल वहां का चीफ मिनिस्टर है, उसे नीचा दिखा करके उसे कमजोर करेगा, तो क्या मुझे बताइए नरेंद्र मोदी 2024 में उस 80 सूबों वाले इस जगह से वहां से कुछ ले पाएगा? अगर वहां दूसरी हुकूमत बैठ गई और योगी की जगह उसे हटा करके किसी और दूसरा आ गया, तो 80 सीटें जीत पाएगा? अपनी हुकूमत होगी तो हजारों काम वो 2024 तक ऐसे और करेगा कि जो लोगों में छोटे मोटे गुस्से हैं उसे दूर करेगा। लेकिन हमारे सहाफी अपनी ख्वाहिश को खबर बना रहे हैं, तो अब उसमें तो कुछ नहीं कह सकते भाई। तो मजबूरी यह है कि आप सही एनालिसिस तो करें, अपनी अपनी ख्वाहिशों को एक डिब्बे में रखें। मेरी और आपकी ख्वाहिश कुछ हो सकती है, लेकिन वो खबर है या नहीं है ये भी देखना जरूरी है। पुष्पेंद्र जी, आपने यूपी इलेक्शन का जिक्र किया, आपने ये तो बता दिया कि बीजेपी का कैंडिडेट योगी जी होंगे। आप अखिलेश यादव और बाकी जो अपोजिशन है उनको कैसे देखते हैं? यूपी इलेक्शंस के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा मानना यह है कि इसमें एक सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे लीडर जो यूपी के थे, और क्योंकि उत्तर प्रदेश हमेशा चाहे कांग्रेस हो या दीगर पार्टियां रही हो, बीच के अगर आप छोड़ दें, चाहे इंदिरा गांधी रही हो या नेहरू जी रहे हो, सबने चुनाव जो है वो यूपी से ही लड़ा। उस जमाने उत्तराखंड नहीं था, उस वक्त यूपी की 84 सीटें होती थी। और नरेंद्र मोदी जो गुजराती हैं, और लैंग्वेज का भी मामला है, खान पान का भी मामला है, वो नरेंद्र मोदी गुजरात से चुनाव नहीं लड़े लोकसभा का, वो नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़े 2014 का और 2019 का। और बनारस क्यों चुना उन्होंने? बनारस सनातनी हिंदुओं का वो गढ़ है जिसे आप कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसलिए बनारस एक ऐसे सेंटर में है कि जहां से पूरे ईस्टर्न वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को आप कंट्रोल करते हैं। एक हमारे यहां जो भगवान शिव के जो जिसे कह सकते हैं महाकाल है, उसका एक पीठ है, जैसे उज्जैन में एक पीठ है, जैसे नासिक में एक है, उसी तरीके से काशी में है। और काशी में अपनी कंट्रोवर्सी है, और शुद्ध रूप से वहां घाटी का, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी मठ हैं, हमारे जो मोक्ष का स्थान है, जब हमारे यहां किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं कि बनारस में उसका अंतिम संस्कार करने से उसे मोक्ष मिल जाता है, या नहीं वो आजाद हो जाता है पुनर्जन्म के लिए। तो इस तरीके की जगह है, और वहां बड़े आस्थाओं का मामला है। बनारस में जाकर के चुनाव लड़ना 2-2 बार, इस बात का मैसेज है कि उत्तर प्रदेश के लिए, सनातनी हिंदू के लिए, आस्थावान हिंदू के लिए, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से
आप और उसके मंदिर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनारस कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये मानता हूं कि अखिलेश जी जो हैं उनका एक संकट समझिए। अखिलेश के पास आज ये कहने के लिए नहीं है कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, हमारी मां तो चूल्हे में रोटी बनाती थी। ये लालू और मुलायम तक तो था कि मुलायम और लालू कहते थे भाई हम 4 बजे उठ के भैंसे चराने जाते हैं और हम उन्हें बहुत गरीब हैं। हम लालू खुद किसी चपरासी हुआ करते थे किसी उसमें। तो आज उनकी जो औलादे हैं वो तो स्पेशल प्लेन में अपना बर्थडे केक काट के बना रही हैं हवा में। मुलायम सिंह के परिवार में 5-5 करोड़ की गाड़ियों पे उनके बच्चे घूम रहे हैं। मेरा यह सवाल नहीं कि क्यों घूम रहे हैं, लेकिन ये अखिलेश जी ये नहीं आज कार्ड खेल सकते कि देखिए साहब यादवों के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या अखिलेश जी ये कह सकते हैं कि जो 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 समाजवादी पार्टी है वो यादवों की पार्टी है और उसके अंदर चाचा भाई ताऊ सब राज्यसभा में लोकसभा में मंत्री सारे यादव, ये वो कह सकते हैं? मुलायम सिंह का दौर और था, अखिलेश का दौर और है। वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, उन्होंने शादी भी एक ठाकुर लड़की से की है जो आपके उत्तराखंड की है, लेकिन अब उनके पास कोई कार्ड नहीं है। इसलिए उन्हें कभी जिन्ना याद आते हैं, कभी कोई याद आता है। और जो एक बदमाश किस्म का गुंडा जिसे मैं मानता हूं, जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन उसकी उम्र ये उस वक्त इजाजत नहीं देती थी कि उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चले, जिसका नाम आजम खां है। वो बंद है जेल में, बेटा जेल में बंद है, बेटा फोर्जरी में बंद है और इसने हजारों गरीब मुसलमानों की और हिंदुओं की जमीन को हड़पा, उसमें जेल में बंद है, सीतापुर की जेल में बंद है। अगर मुसलमान और यादव भाई भाई हैं, जिसे आप माई कॉम्बिनेशन कहते थे, वाई से आप एम से मुसलमान और वाई से यादव कहते थे, तो अखिलेश यादव आजम खां के बारे में क्यों नहीं बोल रहे आज? और मुसलमान और यादव के गठजोड़ का सवाल क्यों नहीं उठा रहे आप? वो ये जानते हैं कि अब ये नहीं है, लिहाजा एक लड़ाई जिसे कहते हैं लड़ने के लिए लड़ी जा रही है। सब एक्सपोज हो चुके हैं, हजारों हजारों बीघा जमीन इनके रिश्तेदारों ने किस तरीके से वृंदावन के पास उठा रखी है। बहुत सारी चीजें हैं, किस किस ठेके में क्या हुआ। लिहाजा मैं आज अखिलेश में के साथ में उन लोगों को देखता हूं कि जितनी विद इन बीजेपी में भी वो लोग जो मोदी से कहीं कहीं अपने आप को ये मानते हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, 2-2 बार ये प्राइम मिनिस्टर हो गया। ये बात अलग है कि उनकी अपनी औकात नहीं है कि वो अपना चुनाव अपने आप जीत सकें, ऐसे बहुत से लोग हैं, और लेकिन उनको अपनी जाति का बड़ा घमंड है, इसलिए वो कोशिश में लगे हैं कि मोदी को कमजोर करें। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं ही मानता हूं, इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है। वो अपने अंदर खाने काम करते रहते हैं और इसलिए उनको लगता है कि हम इधर भी रहेंगे इधर भी रहेंगे और मोदी कमजोर होगा तो हमारी दुकान चलेगी। ये काम बहुत दिन से चल रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश के कुछ लीडर शामिल हैं। खुद योगी के साथ में जो लोग डिप्टी सीएम बने वो इसमें शामिल हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको बनना चाहिए मुख्यमंत्री, क्योंकि योगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। लेकिन योगी जब मुख्यमंत्री बना तो उसने अपना एक ऑरा क्रिएट कर दिया, उसने साबित कर दिया मैं कैसे चलाऊंगा। आज कोई योगी के ऊपर ये तो नहीं कह सकता कि योगी ने कोई करप्शन किया है। आज तक बताइए योगी पे कोई चुनाव लगा हो कि योगी ने यहां पैसा खा लिया वहां कैसा खा लिया, इनके रिश्तेदार। वो तो अपने अपने वालिद की जब डेथ हुई तो उसने कहा, उस वक्त कोई प्रोग्राम था यहां यूपी में, उसने कहा मेरी जिम्मेदारी सीएम पद पर इस सूबे को चलाने की है, मैं इस वक्त सूबे को कोविड में बचाने जाऊं या अपने वालिद के इंतकाल की आखिरी रसूमात में जाऊं। वो नहीं गया। अब आप कैसे लोग हैं टेलीविजन पे बैठ के ये कहते हैं कि ये कैसी औलाद है जो अपने बाप के मरने पे नहीं गया। तो ये नहीं समझेंगे ना कि योगी क्यों बना, वो ये गेरुए बस उसने क्यों पहने, ये लोगों को नहीं पता। इसलिए लोग हल्के तरीके से विवेचना करते हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि अखिलेश क्योंकि उन सब पार्टियों में एक बड़ा फेस है। कांग्रेस का कौन प्रेसिडेंट है ये किसी को पता ही नहीं है यूपी में। कोई नाम बता दे कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है, कोई बता दे कांग्रेस के जितने बड़े लीडर थे जो उत्तर प्रदेश से चुनाव हार रहे थे वो वहां क्यों गए, वायनाड क्यों गए। वो इतने बड़े लीडर थे तो उनको मुसलमानों की थिकली कॉन्स्टिट्यूंसी वायनाड में जाकर के क्यों चुनाव जीतना पड़ा। बनारस में मोदी के खिलाफ खड़े होते राहुल गांधी, तो हम भी देखते, योगी के खिलाफ खड़े होते। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में मोहतरमा जीत गई है लेकिन बेटा तो हार गया था।
तो बेटा हार गया तो वो तो वायनाड चले गए, अब उत्तर प्रदेश में क्या करें? तो ये सब मिलकर के एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, और उस माहौल में ना तो मायावती के पास कोई चेहरा है, क्योंकि मायावती इज ए स्पेंट फोर्स। अब सिर्फ वो बयान और प्रेस रिलीज जारी कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती। वो पूरा पूरा मोदी बिलोंग्स टू ए ओबीसी कम्युनिटी। तो आज अखिलेश यादव के पास ये भी कार्ड नहीं खेल सकते कि देखिए मैं ओबीसी हूं। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड कम्युनिटी में तो मोदी आता है, तो मोदी तो बैकवर्ड कम्युनिटी का प्राइम मिनिस्टर है, और मोदी ने तो बैकवर्डों के लिए काम किया। मोदी ने तो इस देश में छोटी छोटी प्रॉब्लम जो गांव और छोटे छोटे शहरों में होती हैं कि लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं है, उसके बारे में सोचा। मोदी ने तो गांव के डीपेस्ट एरिया के अंदर गैस पहुंचा दी, जहां घर में 2 ही वक्त खाना बनता था। तो आज उसको कैसे काउंटर करें? लिहाजा अखिलेश एक फेस तो दिखता है हमें, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पार्टी है या बसपा है, इनका तो फेस ही नहीं है। तो ये सब लोग ढोलक बजा रहे हैं कि इसके अखिलेश के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि उनका एक कमिटेड वर्कर है और वो एक पर्टिकुलर जाति तक है सीमित, उसमें कुछ लोग शामिल हो गए हैं और अब उनकी हालत नहीं है इस वक्त देश में वो ये कहें कि हम मुसलमान 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 मुसलमान, और वहां से असदुद्दीन ओवैसी आ गया है जो उनको गाली दे रहा है। तो अखिलेश जो आज की पोजीशन में है वही करीब करीब रहेंगे, मैं ये मानता हूं। इलेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आज प्रेडिक्ट किया जाए, क्योंकि इलेक्शन की ईव तक बहुत सारे नाटंकियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसमें मोदी के हाथ ज्यादा मजबूत हैं। अभी मोदी के हाथ बहुत मजबूत हैं और पूरा ये देश जानता है, और हिंदू खासतौर से, जिस आपको आप हार्डलाइनर हिंदू कहते हैं, वो ये जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी की हुकूमत न होती तो अयोध्या में जो मंदिर का फैसला कोर्ट ने आया था वो जमीन पर नहीं उतरता। वो ये जानता है, इसलिए वो जो कमिटेड वोटर है, जो मोदी को नहीं जानता, वो उस मंदिर को देखता है, वो उस अयोध्या को देखता है, उस फैसले को देखता है, मोदी का कमिटमेंट देखता है, मोदी डेवलपमेंट की भी बात करता है। आज अयोध्या में दिवाली कैसे हो रही है, मथुरा में तो ये तमाम सारी जो वो एक बहुत बड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कभी ये मानती नहीं थी कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है, तो वो भी है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये मुझे लगता है कि पूरी की पूरी आप अखिलेश का अगर पूरा कैंपेन का अंदाजा देखें तो वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डेवलपमेंट की बात है तो इस पे बात करो ना, ये तो इस पे तो बात होगी ना भाई। इस देश में चुनाव आरिफ भाई, बिजली, पानी और सड़क, ये 3 मुद्दे होते थे, और बैकवर्ड और दलित और मुसलमान का वोट किसे जा रहा है? आप कोई बताता है? आज आपने इतने दिन से एनालिसिस सुनी कि कोई पूछ रहा हो, कोई रिपोर्टर बता रहा हो कि मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं? मुसलमान के वोट को भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने इररिलेवेंट बना दिया है। उसने कहा जिसको दिल चाहे तुम दो जाओ, मुझे नहीं दोगे मत दो, लेकिन खुल के कहो कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे। वो कह भी नहीं पा रहे बेचारे। इसलिए मैंने कहा ना कि डर के आगे जीत होती है। ये जो डरा जा रहे हैं, मुसलमान नाराज है और हिंदू को, बीजेपी को नहीं देंगे, आरएसएस को नहीं देंगे, उनका मत दो जाओ, हमें मत दो जाओ। अगर परसेंटेज पे तय होगी तो क्या बात पड़ता है? 25% हिंदू साथ खड़े हो गए तो खत्म हो गई कहानी तुम्हारी। 90 करोड़ हिंदू हैं, उसमें से 25 करोड़ मोदी के साथ खड़े हो गए तो मुसलमान की दुकान कहां चलेगी? जाओ मत दो, तुम शकीबुर रहमान बर्क को दो जाओ, जो तुम्हारा दिल करे। तो आपने अपनी रिलेवेंट खुद कर दी, खत्म। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज तक की जो है सिचुएशन कोई बहुत खराब नहीं है, लेकिन जो अभी मोदी के हाथ में कई सारे एजेंडे हैं उसमें से बाहर आएंगे तो बिल्कुल आपको एक तरफा इलेक्शन नजर आएगा। फिर ये जो किसान आंदोलन और फलाना आंदोलन, ये दोबारा पैदा होने वाले नहीं है। अब इसको लोग कुछ भी कह लें, इसको कोई मास्टर स्ट्रोक कह ले या इसको कोई बड़ा डिसीजन कह ले, और बहुत सारे पत्रकार जो बेरोजगार हो गए वो आजकल यूट्यूब पे बैठ करके तरह तरह की बातें करते हैं, और एक नया शगुफा निकला है, हु आफ्टर मोदी। तो मोदी तो जान ही रहा अभी का, तो आफ्टर की बात कहां से आ गई? लेकिन एक नया शगुफा, क्योंकि हमारे यहां यह है ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि तुम भी ताश खेलो और हम भी ताश खेलें, और कह दो हमारी चाल आ गई और तुम्हारी चाल आ गई, और 2 लोग ताश खेल रहे हैं और बीच में एक आदमी ने बोला आप बार बार चाल खेल रहे हैं, 5 करोड़ की चाल खेल रहे हैं, या तो 5 पैसे भी नहीं है। तो वो दोनों बोले कि हम लोग हारे हुए नवाब हैं, अपना शौक पूरा कर रहे हैं।
पुष्पेंद्र जी जी, सर। आखिरी सवाल, अच्छा, लास्ट सवाल सर बताएं। क्योंकि फिर 2 घंटे हो गए, तो अब आपके शराफत का हम इतना भी नाजायज फायदा ना नहीं 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 उठाएं। नहीं 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 नहीं, आप भाई हैं भाई, आप भाई आ रहे भाई, पूछिए पूछिए पूछिए। अच्छा, पुष्पेंद्र जी, विंटर सेशन आ रहा है पार्लियामेंट का, और जी जी जी। कुछ प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि ये बिल आएगा, वो बिल आएगा। तो एक तो आपका क्या ख्याल है, कौन से बिल आएंगे और कौन से अब बाकी हैं अर्जेंटली जो कि हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म एजुकेशन मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा क्या चीजें हैं जो आ सकती हैं और जो आनी चाहिए पार्लियामेंट में? देखिए, मैं इस पे बहुत बेहतर आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सच में मैं बहुत ज्यादा टैप नहीं रखे हुआ हूँ इसको इस वक्त। और मैं अभी एक हफ्ते पहले भी बाहर था, अभी 2-3 दिन के बाद फिर मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, मोदी तो इस चीज में बहुत माहिर आदमी है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, तो आप देखिए कि आप, इस बात का मैं इशारा इसलिए दे रहा हूं कि अभी ये बात नहीं कहीं आई, अभी ये बात कहीं नहीं आई है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखबारों में आधी आधी पेज की खबरें छपी हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा 370 और राम मंदिर, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कई सालों से देख रहे हैं, राइट। अब उसमें से 2 मुद्दे खत्म हो गए, राम मंदिर समाप्त हो गया और 370 समाप्त हो गई। तो जो हिंदू है, जो पिछले 40-50 साल से इस हिंदू की पॉलिटिक्स के पे इन्वॉल्व है, उसको चाहे उसकी गहराई न पता हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होने वाला है, लेकिन वो ये समझता है कि इसे लाने से मुसलमानों को ठीक किया जा सकता है। उसे ये गलतफहमी है। हो ना हो एक अलग बात है। अगर आप मुझसे पूछें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्या हिंदू 7 फेरे लेके शादी नहीं करेंगे? क्या मुसलमान निकाह नहीं पढ़ाएगा? क्या चर्च में जाकर के वो जो बैप्टाइज के वो नहीं होगा? कुछ बदलने वाला है? लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक आम हिंदू ये मानता है कि इसको लागू करने से मुसलमान को औकात दिखाई जा सकती है, उसको इतना ही पता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुझे लगता है कि ये जो आपका ख्याल है, वो इसलिए मैं मजबूत मानता हूं कि ये, इसके बारे में यकायक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, जब इस देश में किसानों के आंदोलन की बात हो रही है, सिखों की बात हो रही है, पंजाब, ये इस पर्सनल लॉ बोर्ड ने यकानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों कहा कि हम इसे किसी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे? ये इसीलिए कि उनको लगता है कि मोदी के पास राम मंदिर और 370 की तरह एक आखिरी मुद्दा होगा, और मोदी चौराहे चौराहे ये कहेंगे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो 3 बड़े मुद्दे थे वो हमने समाप्त कर दिए, और तीनों पे मुसलमानों को बहुत ऐतराज थे, हमने उनके ऐतराजों को ऐसे भाड़ में फेंक दिया, हमने उनकी नहीं सुनी। और इसके बाद में जो कुछ और लोग थोड़े नाराज होंगे, वो ज्यादा खुश होंगे, लेकिन नाराज होने वाले लोग ऐसा काम कर देंगे कि मोदी के इस बिल को घर घर पहुंचा देंगे, ताकि हर हिंदू को पता चल जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया है। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, ये हिंदुस्तान के अखबारों को पढ़ने से लगता है कि ये इनके एजेंडे में है। लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि जब वो पार्लियामेंट सेशन होता है तो वो बांट बताती है कि हम किस किस बिल को लाने वाले हैं, लेकिन उसमें यह शर्त नहीं है कि जिसको नहीं बताया वो नहीं लाएंगे। तो वाजे तो कर देंगे ये 2 दिन पहले, लेकिन ये ला सकते हैं उसको, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी, और जो हिंदू कंसोलिडेशन है उसको लगेगा कि देखो साहब, ये मर्द आदमी है, इसने बड़ा काम कर दिया, और सीए वापस आ जाएगा और 370 भी वापस आ जाएगा। जो मुसलमानों की कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ख्वाहिश है, वो उसके ऊपर एक और कुठाराघात होगा, एक और हमला होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है। ये मुझे लगता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में तमाम सारे लोग, खासतौर से जो सो कॉल्ड हिंदू फोर्सेस हैं, जो कांग्रेस के या और लोगों के साथ में हैं, वो भी इस पे कुछ नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि आज की जनरेशन में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान एक है। जब एक कानून है, एक संविधान है, एक आइन है, तो फिर एक एजुकेशन, एक हमारे यहाँ सिविल कोड क्यों नहीं है, हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ? तो इन सब चीजों पे उसका वोट बैंक बढ़ेगा इसको लाने से।
तो मैं समझता हूं कि एक तीर से दो निशाने होंगे। जो पूरा पूरा किसानों का आंदोलन था वो डिफ्यूज हो जाएगा, पंजाब में उनको ताकत मिलेगी, और पंजाब में कुल मिला के 9 सीटें हैं लोकसभा की, वहां भारतीय जनता पार्टी ताकत से लड़ेगी, वहां 26% हिंदू है, हिंदू कंसोलिडेशन होगा, हिंदू और सिखों के बीच में एक रिलेशन बहुत स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि दो पार्टियों का जो मेन पार्टी है जो बनेगी इनकी कांग्रेस के अलावा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सिद्धू साहब देर सवेर आप पार्टी में जाएंगे, उनका रास्ता वही है और उसी की भूमिका तैयार हो रही है। और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि वो आप पार्टी में चले जाएं, क्योंकि उसे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, इसलिए आप पार्टी के माध्यम से वो वही सब काम करेंगे जो केजरीवाल कर रहे हैं। मेरा 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 अपना असेसमेंट ये है। लिहाजा आपकी बात को मैं इसलिए बैक करने को तैयार हूं क्योंकि हिंदुस्तान के अखबारों में जो कुछ आ रहा है यूनिफॉर्म यकायक, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं था, कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इस वक्त बात करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन जो लोग होते हैं उन्हें हवा लग जाती है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस सेशन में आ सकता है। और पॉपुलेशन बिल और यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी ना 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 ना, ये अभी नहीं आने वाले, ये अभी नहीं आने वाले, ये अभी नहीं आने वाले। अभी तो 24 के लिए भी तो कुछ हथियार चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। इट वाज अगेन ए लर्निंग सेशन, और काफी चीजें मैं तो एज ए स्टूडेंट सुनता रहा, और मुझे आगे स्टडी के लिए और रास्ते खुल जाते हैं आपकी बातें सुन के। जो वक्फ बोर्ड के हवाले से मैंने चीजें सुनी, मैंने पिछले दिनों आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने 12 साल के बच्चे के बारे में बताया था जिसने जमीन खोदी थी 65 की जंग में जब भारत की फौज जा रही थी। रामपुर। वो मैंने फिर उसकी खुल के जाकर स्टडी क्योंकि आपने तो मुख्तसरन बताया था, तो आपकी बातों से कई चीजें खुलती हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अल्लाह सेहत दे और आप अच्छी तरह रहें, खुश रहें, यही मेरी आपके लिए दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमको याद करा आपने और याद करते रहा करिए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।